in the next, whatever, half an hour, 45 minutes. Now, I want to conclude with an idea. And I want to give you a sense, because you have to understand something. I know more than I'm saying. You have to understand that, that I know much more than I'm saying in this house. So I'm going to give you and everybody else a nice puzzle. And the people of India can try and see if they can solve this puzzle. Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting. And I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. No, listen please, I was sitting here and he was talking and he was not able to engage. He was not able to engage because clearly trying to pass this bill was a mistake, because everybody knew there wasn't going to pass. Panic reaction, as I said. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message. And on Twitter, you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. Thank you, sir. श्री निशिकांत दुबे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले 2 दिन से अध्यक्ष महोदय इस पार्लियामेंट में सुन के जाओ, लगातार बैठकर बड़ा भाग गया। किस नियम में? किस नियम में? किस नियम में? सर ये नियम कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपना भाषण समाप्त किया हो, अगले भाषण तक उसको सदन में रुकना है। बार बार राहुल गांधी जी भाषण देते हैं और यहाँ से भाग लेते हैं और सुनने के लिए कभी तैयार नहीं रहते। सर ये असत्य बोल के यहाँ पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ से भाग खड़े होते हैं। श्री निशिकांत दुबे जी, भैया जी बोलो। निशिकांत जी कृपया सभापति महोदय, एक मिनट मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सुप्रिया जी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग बैठ जाएं। अगर किसी को बाहर जाना चले जाएं, बट आई थिंक सो मस्ट बी इन ऑर्डर। तो जस्ट आई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, प्लीज काइंडली जस्ट ऑक्यूपाई योर सीट, काइंडली टेक योर सीट, खड़े मत रहिए। धन्यवाद। श्री सभापति महोदय, पिछले 2 दिन से लगातार हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माताओं को अधिकार देने के लिए, बहनों को अधिकार देने के लिए, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों को अधिकार देने के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए चिंतित है। रात 1:30 बजे तक पूरे संसद के सदस्य और खासकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य यहां लगातार जमे हुए थे। और मैं जब आज यहां आया तो मुझे लगा कि कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है
उनसे जो है माताओं और बहनों के लिए कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने जब भाषण शुरू किया और जब खत्म किया सर, तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया या माइकल जैक्सन का मैंने डांस देख लिया। मैं कंफ्यूज हूं सर कि वो पीसी सरकार थे या माइकल जैक्सन थे। लेकिन फिर मुझे याद आया सर कि आज कौन सा तारीख है? आज 17 अप्रैल है और पूरे सदन के लिए और पूरे देश के लिए आज 17 अप्रैल को दो घटना हुई सर। 17 अप्रैल 1987 को पहली बार राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स के कमीशन खोरी का आरोप लगा और यहां के फ्रंट पेज पर चला। 17 अप्रैल वो दिन था सर, 17 अप्रैल 1998 वो दिन था जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं, सीताराम केसरी का धोती खोलकर सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गए। और 17 अप्रैल 1999 वो दिन था जिस दिन कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जबरदस्ती क्रिश्चियन लॉबी के दबाव में गिरधर गमांग को वोट दिलाकर यही इस्तीफा दिला के दिया गया। यह 17 अप्रैल है सर, और इसीलिए उनका पीसी सरकार और माइकल जैक्सन होना लाजमी है। दूसरा सर, 543 की बहुत बात हो रही है, यह संविधान से चलता है ये देश सर। सबसे पहले मैं कास्ट सेंसस पर आ जाऊं। आजकल रोज कह रहे हैं सर कि कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन आदिवासी है। सर, इस देश में सबसे यदि मजबूत कोई बिजनेसमैन है जिसकी की बहुत इज्जत है तो वो टाटा परिवार है। और राहुल गांधी जी को यही नहीं पता कि टाटा माइनॉरिटी है। वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल जी ओबीसी हैं। सुजलॉन के मालिक तुलसी ताती शेड्यूल कास्ट। और मैं आपको बता दूं सर कि बहुत बड़ा ग्रुप है माइकल सेन, उसका जो सीईओ है वो अरुण उरांव आदिवासी। जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिली इस अपॉर्चुनिटी में काम किया। लेकिन आपने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपने अभी बात की है, ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो रही है ना, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। ओबीसी को संवैधानिक अधिकार हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। आप मांग रहे हो, आपका डिमांड क्या है? सारे अपोजिशन के लोगों ने, अखिलेश यादव जी से लेकर सारे लोगों ने कहा कि ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन चाहिए। इसी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 2010 में जब राज्यसभा में यह कानून पास हो रहा था तो जो सदन के नेता थे प्रणब मुखर्जी साहब और जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका स्टेटमेंट लेकर आया हूं मैं। उन्होंने कहा कि मरते दम तक कांग्रेस किसी ओबीसी में महिला को रिजर्वेशन नहीं दे सकती। इसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रमोशन के रिजर्वेशन के लिए जब इसी लोकसभा में कानून आया तो समाजवादी पार्टी के, सुनिएगा अखिलेश जी, आपके सांसद यशवीर सिंह जो शेड्यूल कास्ट थे, उनको इसी वेल में मैडम सोनिया गांधी ने पीटा। आप आदिवासी की बात करते हो, शेड्यूल कास्ट की बात करते हो, किस तरह की बात कर रहे हो? और 2011 में जब जातिगत जनगणना के आधार पर, ठीक है बोलिए अखिलेश जी। ये अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि महिला आरक्षण के हम पक्ष में, पहली बात। दूसरा, हम पार्टी के अनुसार चाहते हैं आरक्षण। तीसरा, हम जाति जनगणना चाहते हैं। आप इस सदन में कहिए कि जाति जनगणना करेंगे और कब तक करेंगे, और क्या ओबीसी महिलाओं को आप शामिल करोगे कि नहीं करोगे? सभापति महोदय, अखिलेश अभी तो भाषण चल रहा है, आपको क्लैरिफिकेशन मांगना है होम मिनिस्टर साहब का। जब प्रॉपर रिप्लाई होगा तब आ जाएंगे, अभी भाषण होने दीजिए। सभापति महोदय,
मेरा निवेदन है सभा है कि बहुत ज्यादा इतिहास के पन्ने ना पलटें। सर ये तो वो बता रहे हैं जो आपके सांसद के साथ हुआ। हम जिस आप भूल गए थे, याद तो दिलाना पड़ेगा। हम जिस संस्कार को मानने वाले लोग हैं वो एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम सहना भवतु सहना भुनत्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनामधित मस्तु माद्विद्विषावहे। हमारे लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड सब बराबर है। हम उसके सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। मैं सभापति महोदय बताना चाह रहा था, इसी 2011 में जब जनगणना स्टार्ट हुई, जिसका कि ये बेस ईयर है, उसके लिए मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनकर चले गए थे। लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव जी और हमारे पार्टी से गोपीनाथ मुंडे जी, हम लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे, लगातार इस पार्लियामेंट को ठप करते रहे। और उसमें सोनिया गांधी जी का बयान है, प्रणब मुखर्जी जी का बयान है, मनमोहन सिंह जी का बयान है, चिदम्बरम जी का बयान है। ये 4 बयान लेकर मैं आया हूं। और उन चारों ने कहा कि ये जातिगत जनगणना की। अच्छा एक मिनट, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? ये जो निशिकांत जी, सभापति एक मिनट, अखिलेश जी, सभापति महोदय सब जो लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, नहीं, बात सुनिए, लोग बैठ जाए और लोग बिठा दिए, सबको बिठाइए तब मैं आपको अलाउ करूंगा ना। आप सब लोग बैठ जाएं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं। उनको मैंने बिठा दिया, आप लोग बैठ जाएं, तब मैं आपके नेता को अलाउ करूंगा। अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं निशिकांत जी को खड़ा करूंगा, आपको अलाउ करूंगा। लेकिन बैठ जाइए, अवधेश जी आप बैठ जाइए, आप सभी, बीरेन जी आप बैठ जाइए, बीरेन जी बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सरोज जी बैठ जाइए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, नहीं मैं आपको समय दे रहा हूँ। एक मिनट, हाउस को इन ऑर्डर कर लीजिए। महोदय मैंने उनका श्लोक सुना, श्लोक पे मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए। सभापति महोदय, विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया, माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा। उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया गया? निशिकांत जी, अब जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया, और वो सभी अपराधी हैं और उनके ऊपर अपराध की सजा चलनी चाहिए, कानून के हिसाब से उनका न्याय होना चाहिए। अब आपकी बात आ गई निशिकांत जी। मैं ये कह रहा था सभापति महोदय, आप कान पकड़कर हमसे माफी मांगोगे, मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। मैंने तो गंगा जल से नहीं धुलवाया है, जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया है। हमारा इससे क्या संबंध है? अपराधी अपराधी है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय का व्यक्ति यदि अपराधी है तो अपराधी है और उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। Nothing will go on record except only सर, निशिकांत दुबे। मैं सभापति महोदय, देखिए मेरा समय ये लोग बहुत खा रहे सर। जातिगत जनगणना की बात कर रहा था। सोनिया गांधी जी ने कहा कि जातिगत जनगणना संविधान के दायरे में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। चिदम्बरम साहब ने कहा, मैं 2011 की बात कर रहा हूं, चिदम्बरम साहब ने कहा कि जातिगत जनगणना जो है इस देश को डिवाइड करेगी। प्रणब मुखर्जी जी लीडर थे, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना 1931 के बाद से नहीं हुई है, किसी कीमत पर नहीं होगा। और अंत में मनमोहन सिंह जी ने तो और भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रहे या जाए, इसी सदन हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन गोपीनाथ मुंडे, लालू प्रसाद यादव जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके प्रयास से उस वक्त की कांग्रेस सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत गणना जो है हुई, जिसका कि डाटा कई एक गलतफहमियों के कारण जो है अभी तक नहीं रिलीज हुआ, और जातिगत जनगणना हमारी सरकार करा रही है और 2027-29 में वो आ जाएगा। अरे बैठ जाओ भाई। अब क्या है सर, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है जो अब इस अमेंडमेंट पे मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि सर्वसम्मति से सभी लोगों ने कहा सर कि सर्वसम्मति से हमने महिला रिजर्वेशन को पास किया। कल्याण बनर्जी साहब का भी आज भाषण सुना मैंने, मनीष तिवारी जी का भी सुना। ये लोग बड़े विद्वान हैं सर, हमारे यहाँ पीपी चौधरी साहब ने भी बयान दिया।
ये भारत का संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर का, और हमने 2023 के एक्ट के बाद आर्टिकल 334A बना, और 334 ये कहता है सर कि डिलिमिटेशन जो है वो जब लिया जाएगा तो रिलीवेंट फिगर होगा फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023। पॉपुलेशन को क्राइटेरिया बनाया जाएगा, ये हम आप सबों ने पास किया सर। अब पॉपुलेशन को यदि क्राइटेरिया मानेंगे, यदि आप ही की बात सही, और सबों ने पास किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, जितना पार्टी है सब इसके दोषी हैं। उनके हिसाब से लिख लीजिए मेरी बात, क्योंकि आप अमेंडमेंट तो नहीं कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो नहीं करने दे रहे हो, आप तो विरोध कर रहे हो। यूपी में सीट होगी 87, जो पॉपुलेशन है, जो 2011 का सेंसस है, निशिकांत जी, जो आपने पेश आप किया, हमको एड्रेस करिए। सभापति महोदय, जो इन्होंने पेश किया, और आज जो 2011 का सेंसस है, मैंने तो 2026 का सेंसस लिया ही नहीं है, मैं 2011 के सेंसस के आधार पर कह रहा हूं। आप उनको मत। यूपी में सीट होगी 87, बिहार में सीट होगी 47, महाराष्ट्र में सीट होगी 49, वेस्ट बंगाल में सीट होगी केवल 38, मध्य प्रदेश में सीट होगी 34, राजस्थान में सीट होगी 32, तमिलनाडु में सीट होगी, जो इतना हंगामा कर रहे हैं काला कपड़ा पहन के, केवल और केवल 29, गुजरात में होगी 28, कर्नाटक में होगी 26, आंध्र प्रदेश में होगी 20, उड़ीसा में 18, झारखंड मेरे राज्य में होगी 16। मैं एक ऐसा भागा राज्य का सांसद हूं जिसमें कि 2000 में बंटवारा होने के बाद, झारखंड बंटवारा होने के बाद डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं। और क्यों नहीं डिलिमिटेशन हुआ? इस यूपीए ने क्यों नहीं डिलिमिटेशन होने दिया? भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हुआ, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की संख्या घट गई। एक आदिवासी की लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की आदिवासी की सीट घट रही थी डिलिमिटेशन में। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमको नहीं चाहिए डिलिमिटेशन। आप देश चलाने की बात करते हो, आप लोकतंत्र की बात करते हो। आपने तो बांग्लादेशी वोट को बनाने के लिए हमारे राज्य को तहस-नहस कर दिया। हम बिना हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 350 किलोमीटर लंबी है, 3 जिले में विभक्त है। वो क्या बात कर रहे हो आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो। और यदि साउथ और नॉर्थ का, यदि ये 2023 का जो कि नोटिफाई कर दिया है भारत सरकार ने, यदि ये एक्ट लागू हो गया तो साउथ इंडिया में जो केरल में सीट घटेगी, केरल की सीट 20 से केवल 14 हो जाएगी, तमिलनाडु की 39 से केवल 29 हो जाएगी। कौन साउथ इंडिया का जिम्मेवार होगा? हम कल रिजर्वेशन लागू करने को तैयार है, होगा 543 में ही होगा, लेकिन वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा और साउथ इंडिया की सीट घटेगी और कांग्रेस के राहुल गांधी इसके जिम्मेवार होंगे। अब ये एक्ट की बात कर रहे हैं सर। अभी इन्होंने कहा, अभी बहुत लोगों ने कहा सर कि आपने 815 का फिगर कहां से ले आए, 816 का फिगर कैसे ले आए। सर मैं 31 से जो है ये रिजर्वेशन को, सीट बढ़ाने को बहुत मुझे लगता है जुड़ाव सर। संविधान का 31वां संशोधन हुआ 1972-73 में, और आज हम लोग 131वें संशोधन पर बात कर रहे हैं सर। ये 1973 का, जिसको कि अभी बड़ी लंबी चौड़ी भाषण देके गए कि इंदिरा जी ने जो है देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया और उन्होंने फ्रीज कर दिया। 525 से 550 हो रहा था सीट सर। डिलिमिटेशन आयोग 1971 में बन गया। डिलिमिटेशन आयोग ने कहा, और उसके पहले की एक और कहानी है सर, कि 1952 में जब डिलिमिटेशन आयोग बना तो डिलिमिटेशन आयोग ने कहा कि इस तरह से हम किसी भी एरिया का परिसीमन नहीं कर सकते। आपको पता है कि डिलिमिटेशन आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर कांग्रेस ने सारे फेडरल स्ट्रक्चर को तार पर तार रख दिया, पूरा संविधान संशोधन कर दिया, और 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिलिमिटेशन एक्ट के आधार पर बना। बंगाल की कुछ जगह बिहार में आ गई और बिहार की कुछ जगह बंगाल में चली गई, आंध्रा की कुछ जगह केरल में चली गई, केरल की कुछ जगह आंध्रा में चली आई,
तमिलनाडु की कुछ जगह जो है बेंगलोर में चली आई, कर्नाटक में चली आई, और कर्नाटक की कुछ जगह वहां चली गई, और आज भी महाराष्ट्र जो है बेलगांव की लड़ाई लड़ रहा है। यह डिलिमिटेशन आयोग के कारण हुआ, और उन्होंने तय कर दिया कि टोटल जो हमारे एमपी होंगे 489 होंगे। डिलिमिटेशन आयोग का यदि रिपोर्ट प्रेमचंद्रन जी आप पढ़ लीजिएगा तो उन्होंने कहा कि 526 लोग होने चाहिए, लेकिन इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने यह तय कर दिया कि न 489 होगा। उन्हीं की बेटी इंदिरा जी ने यह 1973 का 31वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया। डिलिमिटेशन आयोग 1971 में बन गया। डिलिमिटेशन आयोग ने कहा कि टोटल सीटें जो है 603 होनी चाहिए। उन्होंने कहा तुम कौन तय करने वाले थे? अभी बड़ा एकदम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे कि आप तो अपना जज बना लेंगे, आप अपना एमपी बना लेंगे। मुझे लगता है कि 1952 से लेके ये जो है पूरा लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछकर जो है अपना आयोग बनाते रहे। उन्होंने कहा संविधान संशोधन करके कि नहीं, 525 से 585 ही सीट होगा, और उन्होंने तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट होगी, मध्य प्रदेश में कितनी सीट होगी, गुजरात में कितनी सीट होगी, महाराष्ट्र में कितनी सीट होगी। सर ये तय कर दिया। आज आप हमको भाषण देने की बात कर रहे हो। दूसरी बात सर, ये जो झूठ की दुकान है, दोनों बहन भाई को मैंने बहुत पढ़ा। मैं आपको बताऊं कि ये 44वां संशोधन लेकर मैं आया हूं 1976 में, जब पूरे सारे नेताओं को जेल में भेज दिया कांग्रेस ने, तो 76वां संशोधन 1976 में 44वां संशोधन हुआ। संशोधन क्या हुआ? लोकसभा 6 साल के लिए, और प्रेम्बल में, संविधान बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, और प्रेम्बल में सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया उन्होंने। उसका भाषण देते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि माइनॉरिटी के लिए हम 1920-21 से लड़ रहे हैं, और जिस मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने कही 1929 की, 1930 की जो रिपोर्ट है, उसको इसमें जो है खूब उन्होंने कोट किया सर। उन्होंने कहा कि मोतीलाल नेहरू ने मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में पास किया। और हमारा जो बेस है वो बेस ये है कि हमको मुसलमान के आधार पर राजनीति करनी है, मुसलमानों को संरक्षण देना है, मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है। और इसी कारण से डिलिमिटेशन आयोग के, केवल 1 मिनट सर, जब डिलिमिटेशन आयोग का रिपोर्ट आया 1976 में, उसको भी काट पीट करके इसी पार्लियामेंट में 8 सीटें मुसलमानों के लिए जबरदस्ती इसी कांग्रेस सरकार ने बढ़ाई। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से इस सारे अपोजिशन से आग्रह है कि साउथ इंडिया के साथ अन्याय नहीं करिए, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं करिए। इस देश में इस पार्लियामेंट की जो भूमिका है उसके वर्चस्व को कायम रहने दीजिए, पार्लियामेंट में लोगों का विश्वास रहने दीजिए। और माननीय मोदी जी जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देना चाहते हैं 2029 में लागू करने के लिए, इस बिल का समर्थन करिए। आपने मुझे समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। श्री राजकुमार छब्बेवाल जी, श्री मियां अल्ताफ अहमद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने के लिए। आज जो ये बिल यहाँ पे लाई गई, इस बिल ने हम सबको हैरान कर दिया कि आज से पहले 2023 में ये बिल यहाँ पे पेश की गई, पास की गई, और तमाम पार्टियों की यूनानिमस डिसीजन था उनका इस बिल को पास करने के लिए। अब दोबारा इस बिल को यहाँ लाने का मतलब, मुझे यकीन है कि होम मिनिस्टर जब जवाब देंगे तो वो हमें बताएंगे कि आज दोबारा इस हाउस का स्पेशल सेशन 3 दिन के लिए क्यों बुलाया गया। सिर्फ 1 महीने पहले सेशन ख़त्म हुआ, उस वक्त ये बिल पेश कर सकते थे। जुलाई में एक दूसरा सेशन आने वाला था, ये बिल उसमें पेश कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल के इलेक्शन और तमिलनाडु के इलेक्शन के लिए लोगों को एक दोबारा इस वीमेन के नाम पे दोबारा उनको अट्रैक्ट करने के लिए, वोट लेने के लिए आज ये एक्सरसाइज करनी पड़ी, जिसके लिए आज कोई मौजून वक्त भी नहीं था और जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी।
और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हुकूमत से कि आज ये सेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये बिल पास करनी है, अगर आप इसको पास करवाना चाहते हैं तो जुलाई में सेशन आ रहा है, आप उसमें इसको पास कर लीजिए। लेकिन अपोजिशन की बात को भी हुकूमत ने नहीं सुना। इससे पहले जब भी पार्लियामेंट के इलेक्शन इजलास हुए हैं तो अपोजिशन की बात को सुना गया है, लेकिन इस मामले में हुकूमत ने अपोजिशन की बात को भी नहीं सुना। हम यहाँ पे एक बात का ज़रूर एप्रीहेंशन है ऑनरेबल स्पीकर कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ, आसाम में हुआ, वहाँ पे डिलिमिटेशन के नाम पे तबाही मचाई गई। वहाँ कोई मेरिट नहीं देखा गया कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, कौन सी रिजर्व करनी है, क्या करना है। जो कुछ भी किया गया वो लोगों से पूछ के नहीं किया गया। हालत ये थी कि कमीशन का जो दफ्तर है वो भी दिल्ली में था, वो श्रीनगर में या जम्मू में उस डिलिमिटेशन कमीशन का ऑफिस भी नहीं गया। कमीशन सिर्फ 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में गया था। आज जो आप डिलिमिटेशन का कानून ला रहे हैं, हमें इसके लाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको डिलिमिटेशन करनी है तो फिर वैसी मत कीजिए जो आपने आसाम में और जम्मू कश्मीर में की है। आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं तो मैं सर 1 मिनट ले लूँ, आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं तो उस डिलिमिटेशन जो है उसको करने वाले लोग जो हैं पहले उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, पहले उनके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। अपोजिशन को उसके साथ आपको लेना है और आपको देश को ये दिखाना है, बताना है कि हमारी हुकूमत जो है वो एटलीस्ट डिलिमिटेशन के मामले पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। इसी वजह से आज सर, इसी वजह से अगर डिफरेंट आवाज़ें इसके खिलाफ आ रही हैं, डिलिमिटेशन के खिलाफ, वो इन्हीं खदशात की बिना पे आ रही हैं। और हम हुकूमत से ये कहते हैं कि इन खदशात को दूर करना पड़ेगा। अगर आपने डिलिमिटेशन करना है, अगर आप इस तरह जो आज जल्दी में आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, आप ये वीमेन रिजर्वेशन बिल दोबारा लाना चाहते हैं, इसके साथ हम साथ नहीं दे सकते। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये कहना है कि जो कुछ भी हो वो मेरिट पे हो, इंसाफ से हो और पॉपुलेशन के हवाले से हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सुश्री प्रिया सरोज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल कानून बनाना नहीं होता, बल्कि सुनिश्चित करना होता है कि कानून के पीछे की नीतियां भी उतनी साफ और ईमानदार हो। अध्यक्ष महोदय, जल्दबाजी में लिए फैसला इतिहास में गलत बन जाते हैं, सोच समझ कर लिया फैसला देश की तकदीर बन जाती है। आज इस सदन में मैं उस आधी आबादी की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ जिसे लोकतंत्र ने हमेशा ताकत को प्रतीक बनाया है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तब सरकार उन्हें शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल करती है। अध्यक्ष महोदय, हम सब महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में थे, हैं, रहेंगे, कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह बिल सच में महिलाओं को सशक्त करने के लिए है? क्या महिलाओं के नाम पर कुछ राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है? अध्यक्ष महोदय, हक की बात कही मगर शर्तों में उलझा दिया, महिलाओं के नाम पर सारा एजेंडा ही बदल दिया। नीतियां अगर साफ होती हक कब का मिल जाता, आपने भविष्य कहकर उनका आज ही टाल दिया। अध्यक्ष महोदय, जो 3 बिल सदन में लाए गए हैं उन्हें जिस तरह से वुमेन रिजर्वेशन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, आज असल में वो इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे, रिप्रेजेंटेशन, पावर स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जा रही, वो भी महिलाओं के नाम पे। देखिए टाइमिंग, देखिए आप, राज्य के चुनाव से ठीक पहले स्पेशल सेशन बुलाया गया, तो ये कोइंसिडेंस नहीं, कैलकुलेशन कहते हैं अध्यक्ष महोदय ऐसे। इस बिल में बहुत सारी समस्या है, जैसे आर्टिकल 82 अमेंडमेंट, महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन को सरकार की मर्जी पर छोड़ देना। पहले हर सेंसस के बाद यह प्रक्रिया अनिवार्य थी, नए बिल के बाद अब सरकार जब चाहे तब कर सकती है। दूसरी बात, पुराने आंकड़ों से नई सीटों तक तय करना रास्ता खोल दिया गया है, यानी 2011 के जैसे सेंसस के आधार पर 2029 के चुनाव कराया जाएगा। इस पे 2 लाइन कहना चाहूंगी।
पुरानी आंकड़ों से नया इतिहास नहीं लिखा जाता, सच्चाई छुपाकर लोकतंत्र चला नहीं जाता। तीसरी बात, लोकसभा की सीट 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे कुछ राज्यों का प्रभाव बहुत बढ़ सकता है और क्षेत्र असंतुलन पैदा हो सकता है। चौथा, महिलाओं को तुरंत आरक्षण नहीं दिया जा रहा, उससे डीलिमिटेशंस लिंक किया जा रहा है, यानी अधिकार अभी नहीं मिलेगा, पहले सीटों का नक्शा बदला जाएगा। पांचवा, पूरी प्रक्रिया को निरंतर संसद यानी सरकार के हाथ में है, मतलब सरकार जब चाहे कोई भी सेंसस ले सकती है, कभी भी डिलिमिटेशन कर सकती है, मतलब सरकार अपनी मनमर्जी करेगी। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाते समय यह स्पष्ट कह दिया था कि भारत का जो ढांचा वो फेडरल रहेगा, जहां केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका संतुलित रहेगी। लेकिन आज जो प्रस्ताव आया है वह उसी संतुलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। डीलिमिटेशन के बाद कुछ राज्यों का प्रभाव डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़ सकता है, जहां इसी तरह उत्तर और दक्षिण का संतुलन और राजनीतिक तनाव भी बढ़ सकता है। नारी शक्ति के सम्मान को भी सियासत में तोला गया, हक के सवाल को तारीखों में टाला गया, डीलिमिटेशन के नामों पर नक्शा बदला जा रहा है और इसे महिला आरक्षण का चेहरा बताया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण विषय है सोशल जस्टिस। आज देश की लगभग 40% आबादी ओबीसी समुदाय से आती है, लेकिन इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए कोई स्पष्ट सब कोटा नहीं है। महोदय, हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो महिलाएं इसमें हर वर्ग की होनी चाहिए। मतलब अगर ये नहीं रहा तो इसका जो फायदा कुछ सीमित महिलाओं को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं 2 लाइन कहूंगी। आधी आबादी को हक दो, पर उसकी आधी आबादी के भीतर बराबरी भी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहूंगी, सरकार कहती है डीलिमिटेशन के बाद वुमेन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, पर मेरा सीधा सवाल है, अगर आज 543 सीट मौजूद है तो उन पर 33% रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या महिलाओं का अधिकार किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज का इंतजार कराया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम उसके नाम पे हो रहे अप्रोच के खिलाफ है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप आने वाले चुनाव में 33% रिजर्वेशन लागू कीजिए, डीलिमिटेशन बाद में कराइए, लेकिन अधिकार महिलाओं को पहले दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड करे दाम में पहले मैं आपसे कहूंगी कि मैं कहना चाहती हूँ, महिलाओं को बस बोला थी 2 मिनट रुका, महिलाओं को उनका अधिकार किसी वादे या फ्यूचर प्लान के रूप में नहीं, बल्कि आज की हकीकत के रूप में मिलना चाहिए। ये सदन तभी सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा जब इसमें हर वर्ग, हर समाज, हर महिला की आवाज बराबरी सुनी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में बस इतना कहना चाहूंगी, 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल सरकार और सत्ता ने मिलकर पास किया था, लेकिन अब जिम्मेदारी सरकार के लागू करने की है। मेरा साफ कहना है कि सरकार इसे ईमानदारी से जल्दी लागू किया जाए, बिना किसी राजनीतिक खेल के। सर 2 मिनट कंक्लूड कर रही हूँ मैं। कुल बात आ गई। सर 2 मिनट आ गई। हक की बात, मैं सर इतना कह रही हूँ, हक की बात है तो उसे आज निभाइए, वादों के पीछे सच और मत छुपाइए, नारी शक्ति के नाम पर खेल खेलना बंद कीजिए, जो वादा किया हक का उसे तुरंत लागू कीजिए। जय भीम, जय समाजवाद। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर भारतीय नारी शक्ति के सम्मान और समान भागीदारी से जुड़े इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा जो 3 विधेयक लाए गए हैं, मैं उनके पूर्ण समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूँ। महोदय, पंख मिले जब नारी को, छू लेती है वो आसमान, उसकी उड़ान में बसता है देश का अभिमान। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है कि नारी शक्ति केवल विकास की भागीदार नहीं है, बल्कि विकास की दिशा तय करने वाली और निर्णायक शक्ति भी है। उनके इसी विजन ने इस अधिनियम को एक निर्णायक बदलाव का माध्यम भी बनाया है। महोदय, आज जब हम इस ऐतिहासिक विधेयक पर कल से जब चर्चा हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज देख रहे हैं, कल लगभग 1:30 बजे तक बहुत ही सार्थक चर्चा इस पर हुई, और आज जब थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सुन रही थी, तो बहुत ही वक्तव्य उनके जो दुर्भाग्यपूर्ण थे,
और उसके साथ साथ जिस तरह से हमारे देश के सेनाओं को के प्रति, सेना में हमारी बहनें हैं उनके प्रति जो दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य उनके द्वारा आया, निश्चित रूप से ये बहुत ही, हम इसकी जितनी निंदा करें वो कम है। इनको न देश की सेना पर भरोसा है, न हमारी बहनों पर भरोसा है। जब नारी शक्ति को अधिकार देने की बात आई तो लगातार 3 दशक से हम देख रहे हैं कि जब नारी शक्ति को अधिकार देने की बात आई तो तरह तरह के अड़चन आते रहे और उसको अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया। आज ओबीसी आरक्षण की बात आ रही है। मैं राहुल गांधी जी से भी ये पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहती हूँ, 50 वर्षों तक आपने इस देश में शासन किया, उस समय आपको ओबीसी की चिंता नहीं हुई। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, लंबे दिनों तक आपने उसको लटकाए रखा, उस समय आपको ओबीसी की चिंता नहीं हुई थी। उस समय ओबीसी के प्रति आपकी भावना कहाँ गई थी? उस समय आपको ये चिंता नहीं थी कि ओबीसी के साथियों को उसका सम्मान, उसका अधिकार मिले। ओबीसी कमीशन, जी बैठे बैठे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा आपने नहीं दिया। 50 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उस ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा आपने नहीं दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया। यह मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। और ये ओबीसी की बात करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी भी ओबीसी की बात करती है। महोदय, मैं भी उसी समाज से आती हूँ और कहीं भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आधी आबादी को उसका हक मिले, उसके लिए जो ये विधेयक आया है, निश्चित रूप से आज करोड़ों बहनें इस लोकसभा की ओर टकटकी भरी निगाहों से वो देख रही है, उम्मीद भरी निगाहों से वो देख रही है कि दशकों से जो उसकी अपेक्षा थी, जो संघर्ष था, आज उसे लग रहा है कि आज अब वो आगे पूरा होते हुए दिख रहा है। लेकिन आज उसे भी विपक्ष की ओर से उसे भी लटकाने का काम किया जा रहा है और करोड़ों बहनों की जो आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, आप उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आप महिला बहनों का, जो करोड़ों बहनों की अपेक्षा है, उस अपेक्षा पर आप खरा नहीं उतरेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की बहनें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। सभापति महोदय, ये कभी शंकाएं ये जता रहे हैं, डिलिमिटेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, ये तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, जबकि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ सरकार की जो अपेक्षा है, सरकार जो चाहती है, इस सदन के माध्यम से उन्होंने वक्तव्य दिया और बहुत ही स्पष्ट उन्होंने कहा और संतुष्ट भी करने का काम किया। एक जो उनके शब्द थे, जो उनकी आशंकाएं थी, उस आशंका को भी समाप्त करने का काम किया। और अभी वक्तव्य में जो कुछ और बातें अभी आपने चर्चा की है, अब जब सरकार का जवाब होगा, माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे, उन सारे विषयों पर, उन सारे बिंदु पर वो चर्चा करेंगे। लेकिन आज महोदय, आज का ये निर्णय, आज ये जो दिशा है, यह विधेयक केवल कानून नहीं बल्कि भारत की नारी शक्ति के अधिकार और सम्मान का ये एक सशक्त प्रमाण है। और आने वाले समय में यही नारी शक्ति हमारे लोकतंत्र की नई ऊंचाइयों को ले जाएंगी। महोदय, आज मुख्य ये जो विपक्षी पार्टी है, उनके द्वारा जिस तरह से जो बातें उठाई जा रही हैं, जो आशंकाएं व्याप्त करके, आशंका जाहिर करके जो एक अव्यवस्था फैलाई जा रही है और इस ऐतिहासिक निर्णय को ये रोकने का काम कर रही है, तो ये हमने देखा कि ये इसी तरह ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को उसका लाभ मिले, महिलाओं को जो आधी आबादी है, आधी आबादी को उसका हक मिले, और ये जानबूझकर इस तरह की अव्यवस्था, इस तरह के ये बाधा उत्पन्न करना चाहती है। महोदय, जब स्पष्ट रूप से जब इन्हें आश्वासन इन्हें दिया गया, तो फिर ये देश की जनता को ये गुमराह क्यों करना चाहती है? तो सिर्फ चूंकि इनकी मंशा साफ है, जिस तरह पहले इन्होंने
महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती थी और स्पष्ट इन्होंने कहा था। तो यही इच्छा शक्ति आज भी दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं इसको फिर से ये लटकाना चाहते हैं, ये उन्हें अवसर देना नहीं चाहते। महोदय, आज यह केवल एक विधेयक पर चर्चा का अवसर नहीं है, बल्कि उस गौरवशाली यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव है जहां भारत की नारी शक्ति ने सदियों के संघर्ष, साधना और अटूट संकल्प के बल पर अपने अधिकारों की दिशा में एक स्वर्णिम अध्याय रचा है। महोदय, यह विश्वास है जिसने देश को एक अनुभूति दी, यह कि नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तब दशकों से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं। और यही भावना आज जन जन के मन में है, तभी तो मोदी है तो मुमकिन है के रूप में प्रतिबिंबित होते भी हैं। और महोदय, अगर हम देखें तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आज दुनिया में महिला सांसदों की औसत भागीदारी लगभग 27% है और ऐसे समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% भागीदारी सुनिश्चित करके भारत एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड स्थापित करने जा रहा है। यह आंकड़ा भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता, उसकी दूरदृष्टि और उसकी समावेशी सोच का सशक्त प्रमाण है। आज दुनिया देख रही है कि भारत केवल अपनी बेटियों के सशक्तिकरण की बात नहीं करती, बल्कि उन्हें नेतृत्व सौंपने का सामर्थ्य भी रखता है। यह महज एक संयोग नहीं, बल्कि मोदी सरकार की इच्छा शक्ति का प्रमाण है कि नारी शक्ति का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महोदय, 3 दशकों तक हमारी माताओं और बहनों ने नीति निर्माण में अपने अधिकार की लंबी प्रतीक्षा की। इस दौरान अनेक समितियां बनी, कई विधेयक सदन के पटल पर रखे गए, किंतु इच्छा शक्ति के अभाव में वे कभी कानून का रूप नहीं ले सकी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि नारी सशक्तिकरण केवल घोषणा नहीं, बल्कि एक ठोस और समयबद्ध प्रतिबद्धता है। महोदय, यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माण के समय भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रश्न हमारे राष्ट्र के चिंतन का हिस्सा रहा है। संविधान सभा में हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर जैसी सशक्त महिलाओं ने अपनी सक्रिय उपस्थिति और विचारों से यह सिद्ध किया कि भारतीय नारी केवल सहभागी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति भी है। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में एक ऐतिहासिक और निर्णायक पहल की गई है, जो भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। महोदय, एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ आज जब मैं एक महिला के रूप में राजीव राय जी, ये तो बैठ के बात करें, इस सदन में खड़ी हूं, तो यह क्षण मेरे लिए केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि अत्यंत भावनात्मक भी है। लगभग 3 दशक पहले जब मैं अपने राजनीतिक जीवन में कदम रखी थी, तब गांव में महिलाओं, बहनों और बेटियों से जब भी संवाद होता था, तब उनकी बातों में ढेरों आकांक्षाएं और सपने झलकते थे और मैं सोचती थी कि कैसे हम उन्हें अपनी नीतियों में समाहित कर पाएंगे। महोदय, लेकिन पिछले 12 वर्षों में हमने देखा कि धरातल पर एक परिवर्तन होते हमने देखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल शुरू की गई और जब उस समय की तुलना मैं वर्तमान से करती हूं, तो महिलाओं के जीवन में आज आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और देश की करोड़ों बहनों को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का वह कवच दिया है, जिससे आज वे आत्मनिर्भरता के नए आसमान छू रही हैं। यह वुमेन लेड डेवलपमेंट का यह युग है जहां नारी नेतृत्व स्वयं परिवर्तन की दिशा तय कर रही है। महोदय, पंचायत से पार्लियामेंट तक परिवर्तन के केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह दूरदर्शी नेतृत्व रहा है, जिसने महिलाओं को केवल सशक्त करने की बात नहीं की, बल्कि उन्हें विश्वास, अवसर और मंच प्रदान किया है। महोदय, यह सशक्तिकरण केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, इसकी मजबूत नींव स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय समावेशन पर भी टिकी है। हमारी सरकार ने महिलाओं को वोट बैंक नहीं माना, बल्कि उन्हें भारत की विकास यात्रा का
विजन बैंक बनाया है। 2 मिनट। आज हमारी बेटियां स्टेम के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है। हमारी नमो ड्रोन दीदी पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं भी नई तकनीकों को अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही है और उसी के साथ मिशन शक्ति के तहत कई कार्यक्रम, 1 स्टॉप सेंटर, फास्ट ट्रैक कोर्ट और 181 हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं 24/7 महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। लेकिन यह बहुत ही खेद की बात है कि इस ऐतिहासिक बदलाव का जहां उत्सव पूरा देश हमारी बहनें मनाने को तैयार है, वहां ये प्रतिपक्ष के लोग आज भी इसे अटकाने लटकाने पर लगे हैं। महोदय, मैं पंचायती राज की अगर बात करूं, पंचायती राज संस्थाओं में भी पहले ही यह साबित कर दिया है कि जब महिलाओं को निर्णय और निर्माण में स्थान मिलता है तो परिणाम अधिक संवेदनशील, समावेशी और प्रभावी होते हैं और उनके नेतृत्व में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी मुद्दों को प्राथमिकता मिली है, जिससे जनजीवन में वास्तविक परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि 21वीं सदी भारत की है और यह सदी महिलाओं के नेतृत्व की सदी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस सदी के सबसे बड़े निर्णय में से एक है और ये सिर्फ 1 मिनट और बस 1 मिनट में समाप्त करूंगी महोदय। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा ये सिर्फ एक वादा नहीं है बल्कि वैधानिक मार्ग भी प्रशस्त किया गया है और मोदी सरकार की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने का गारंटी भी है। महोदय, जब सत्ता पक्ष की नीति और विपक्ष की सहमति एक बिंदु पर मिलती है तब इतिहास रचा जाता है और आज इस युगांतरकारी निर्णय के लिए हम पक्ष विपक्ष के भेदभाव को मिटाते हुए सभी सांसदों को, हम महिला सांसदों से, सभी सम्मानित सांसदों से यह आग्रह करना चाहेंगे कि आज सभी भेदभाव को मिटाते हुए इस युगांतरकारी निर्णय में आप भी अपनी निर्णायक की भूमिका में रहे और नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिलाओं की जो हक है, जो भागीदारी है, आप उसे पूरा देने का काम करें और इस सदन से पारित कराकर उनका अधिकार देने का काम करें। 2 पंक्ति में बोल के समाप्त करूंगी महोदय, 2 पंक्ति सिर्फ। महोदय, आधी आबादी के सपने अब पूरे होने वाले हैं। हम नारी शक्ति पंचायत से संसद जाने वाले हैं। माँ भारती के वीर सपूतों, समय की अंगड़ाई है, साथ साथ और संग चलने की पावन शुभ घड़ी आई है। इसी के साथ सभी शक्ति स्वरूपा बहनों को, करोड़ों बहनों को हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। राजकुमार छब्बेवाल। धन्यवाद सभापति साहब। आप जी ने मैनू 131 संविधानिक सोध बिल, डीलिमिटेशन बिल एंड यूटी लॉज बिल 2026 से बोलने का मौका दिता और मैं इस दे विरोध दे विच खड़ा होया और इस अजीम सदन का हर मैंबर बिना शक राजनीति विच औरतां दे सशक्तिकरण की हमायत करता है। परंतु स्पीकर साहब, किसी भी गवर्नमेंट दे विच मकसद की पूर्ति के लिए इरादे का अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है। उस मकसद की रूपरेखा की है, उसका डिज़ाइन की है, उसका खरड़ा की है और उसकी डिलीवरी की है। ज़्यादातर इस ते सब कुछ डिपेंड करता है। तो मैनू लगता है कि इसके डिज़ाइन ते डिलीवरी दोनों ते ही जो अज अमेंडमेंट बिल लिया गया, ये दोनों ते ही शक पैदा करता है। सो मैं इस पॉइंट ते बिल ते चिंतावां पैदा होंदियां हन ते इसे नुकते ते विरोध पैदा होंदा है। भारत दुनिया का बेहद महज एक ऐसा देश है जिथे सदियों तो औरतां नूं सन्मान ते बराबरता के अधिकार मिले हैं। भारत ऋषियां मुनियां ते पीरां की धरती है और इत्थे औरतां नूं भी ऋषि बनने का मान प्राप्त होया है, जिन्हां नूं ऋषि काशा किया गया है। और 5 सदियां पहला, 500 साल पहला पहली पातशाही धन धन श्री गुरु नानक देव जी सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान दा आदर्श स्थापित करदियां उन्होंने औरतों के हक विच आवाज़ बुलंद की थी। और इस तरह 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने चंडी दी वार वर्गी महान रचना विच दुर्गा नूं नायक वजों पेश करके औरत वर्ग नूं सन्मान दिता।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕਮਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਮੇਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਈ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿਚ ਵਿਮਨ ਹੈਵ ਅਚੀਵਡ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਰੂਪ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਐਡੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਪਏ। The government should have convened an all-party meeting after the end of current cycle of assembly elections to discuss the proposals with the opposition, allowing time for public debate, and then they should have brought these amendment bills into the monsoon session parliament. So there is simply no justification except for publicity and gaining electoral benefits out of it. सभापति साहब, ਸੈਂਸਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੈਂਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ एक प्रोपेगेंडा चल रहा, there is a propaganda that caste census will delay the publication of census 2027, which is not true. The government's real intention is now to further delay and derail the census. So सभापति जी, मैं सम अप करना चाहना कि मेरे तो बोलते हुए पहला बोलते हुए मैं साडे पंजाब दे एक महिला संसद ने कहा कि 543 सीटां दे विच जिहड़ी रिजर्वेशन है, विमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए है, वो सारी विरोधी धਿਰ यही कहती है। पर मैं उन्होंने ये जरूर कहना चाहना कि वो पहला भी बीजेपी सरकार दे विच उन्हां दे अलायंस दे विच रहे आ, और ये उन्होंने उदों क्यों नहीं करवाया। और दूसरी गल मैं उन्होंने कहनी चाहना, कृपया समाप्त करें। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, 1000-1500 रुपए की गल कर रहे हैं विमेन। सो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जी बहुत जरूरी है, जी कि इन्होंने अपने सरकार दे विच हुंदे होए कदे भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की गल नहीं की। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। वर्षा गायकवाड़ जी, सुश्री वर्षा गायकवाड़। महोदय, या ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण अशा 131व्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आणि डिलिमिटेशन ॲक्टवरती बोलण्यासाठी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मी उभी आहे। हे केवळ एक विधेयक नसून आज जर आपण बघितलं तर अर्धी लोकसंख्या असलेल्या पूर्ण महिलांचं लक्ष आज या संसदेकडे लागलेलं आहे, कारण या संसदेच्या माध्यमातून त्यांना न्याय मिळेल अशी त्यांना अपेक्षा आहे। मी या ठिकाणी एक गोष्ट सांगू इच्छिते की जे लोक समजतात की भारतीय स्त्री नेतृत्वासाठी तयार नाही, त्यांना मी सांगू इच्छिते की ही जी जमीन आहे, ही जी भूमी आहे, ही क्रांतियुती सावित्रीबाई फुले, राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, माता रमाई यांच्या पावन स्पर्शाने आलेली आहे। आणि ही जमीन जी आहे, ही भूमी केवळ फक्त महिला घर चालवते असंच नाही, तर महिला राज्य चालवते, महिला देश चालवते, महिला युद्ध लढते, युद्ध जिंकते आणि त्याचबरोबर महिला इतिहास घडवते, हे सुद्धा आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे। 14 एप्रिलला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती होती। जयंतीच्या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्यांना सांगू इच्छिते की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं, महिलांचा राजकारणातील सहभाग हा केवळ अधिकार नसून खऱ्या लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक घटक आहे। त्याचबरोबर त्यांनी सांगितलं की राजकीय सशक्तीकरण हे सामाजिक मुक्तीचे साधन आहे। आपल्याला माहिती आहे की भारतरत्न राजीव गांधी यांनी 73व्या आणि 84व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून महिलांना पंचायत आणि महानगरपालिकेमध्ये जे आहे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे आहे ते आरक्षण दिलं आणि महिलांना 33% त्यावेळेला आरक्षण मिळालं। 15 लाखहून अधिक महिला आणि 40% अधिक महिला ज्या आहेत त्या आज स्थानिक जे स्वराज्य संस्था आहेत त्यामध्ये प्रतिनिधित्व करत आहेत। मला आजचे जे विधेयक आलेले आहे त्या विधेयकाच्या बाबतीमध्ये बोलायचं आहे, कारण नारी शक्ती वंदन अधिनियम आणि डिलिमिटेशन
यांना सलग केल्यामुळे आम्हाला या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये याचा उद्देश काय याच्याबद्दल मोठ्या प्रमाणामध्ये साशंका होत आहे. कारण आपला राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी किंवा विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी, बचावात्मक करण्यासाठी ते हे डिझाईन केलं गेलं नाही ना, असं मला या ठिकाणी सांगायचंय. नारी शक्ती बंधन अधिनियम हा खरं तर विधेयक या सभागृहामध्ये, वरच्या सभागृहामध्ये 2023लाच मंजूर झालं. काल मी ऐकलं की सिमरन जी ले तेरी जिंदगी असं कोणीतरी या सभागृहात बोललं. जर हे विधेयक त्याच वेळा मंजूर झालं होतं तर मग 2024च्या इलेक्शनच्या लोकसभेमध्ये आणि विधानसभेमध्ये जर हे बिल लागू केलं असतं तर आज या सभागृहामध्ये ज्या ठिकाणी आम्ही या कायदे मंडळात महिला बसलेलो आहोत, फक्त 543 पैकी फक्त 74 महिला नसत्या. अध्यक्ष महोदय 180 महिला निवडून आल्या असत्या आणि जे महिलांचे कायदे बनवले जातात किंवा ज्या महिलांच्या कल्याणकारी योजना बनवल्या जातात त्यामध्ये त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिनिधित्व केलं असतं. आदरणीय खरगे साहेब असतील किंवा सोनिया गांधी असतील यांनी स्पष्टपणे हे जे विधेयक आहे हे 2024 पासून लागू करावं आणि त्याचबरोबर जे नवीन परिसीमन आहे ते लागू करावं या संदर्भामध्ये त्यावेळी सुद्धा आपली भूमिका मांडली होती. पण जेव्हा सरकारचा उद्देशच त्या ठिकाणी शुद्ध नाहीये आणि ज्यावेळी राजकीय संधुसाधीपणा याच्यामध्ये आहे, अशा वेळेला आपण बघितलं असेल की त्या बिलाची अंमलबजावणी झाली नाही. आज 5 राज्यामध्ये निवडणुका चालू आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये जर आपण बघितलं तर आपण एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आणले त्यांनी 2 ऍक्ट त्या ठिकाणी आणलेले. भाजप सरकारचं तर असं आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 20/4 ते सातत्याने इलेक्शन निवडणुकांचा विचार करत असतात. देशाची जनता आणि त्या ठिकाणी देशाची दिशाभूल करत असतात. मला या ठिकाणी सांगायचं की महिला आरक्षण दाखवून तुम्ही डिलिमिटेशनचा अजेंडा तर चालवत नाही आहात ना, आणि या माध्यमातून एक अन्यायकारक आणि अपारदर्शक त्या ठिकाणची जी परिसीमन तुम्ही करण्याचं काम करत आहात त्याला आमचा विरोध आहे. हा संविधानावरचा हल्ला आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. आणि म्हणून मला या ठिकाणी सांगायचंय, मी काल भाषणं खूप लोकांची ऐकली आणि त्यामध्ये सांगण्याचं, काही लोकांना इतिहास पण वाचला पाहिजे, इतिहास शिकला पाहिजे, काहींचा इतिहास थोडा कमजोर असू शकतो, पण मला सांगायला पाहिजे 2014 पूर्वी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार येण्यापूर्वी सुद्धा 17 राज्यामध्ये 50% स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला त्या ठिकाणी कार्यरत झाल्या होत्या. 2014च्या नंतर 6 राज्यामध्ये फक्त 50% महिला ज्या आहेत त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्या ठिकाणी जागा मिळालेली आहे. मला अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं बोलून घ्या. अध्यक्ष महोदय, जर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा थोडा इतिहास बघितला असता तर त्यांना कळलं असतं की भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या जवळपास 5 महिला अध्यक्ष झाल्या. एनी बेसंट असतील, सरोजिनी नायडू असतील, नेलिसेन गुप्ता असतील, श्रीमती इंदिरा गांधी असतील, श्रीमती सोनिया गांधी असतील. या बरोबर आपल्याला सांगायला पाहिजे देशाचे पंतप्रधान, महामहिम राष्ट्रपती, स्पीकर्स, त्याबरोबर मुख्यमंत्री किती झाल्या? काँग्रेस पक्षाने किती मुख्यमंत्री केल्या? सुचेत्रा कृपलानी, नंदिनी सतपथी, अनवरा तेमूर, राजेंद्र कौर बत्तल आणि शीला दीक्षित या ज्या आहेत त्या मुख्यमंत्री बनल्या. काही प्रदेशाच्या अध्यक्षा बनल्या जे मनुस्मृतीची उधळवळ करतात. माझा त्यांना प्रश्न आहे की त्यांनी त्या ठिकाणी किती महिलांना त्या ठिकाणी जे आहे तुमच्या भाजपाच्या प्रमुखपदी महिला होऊ शकते का? RSS ची सरसंचालक महिला होऊ शकते का? मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. तुमची भूमिका काय आहे? तुमची भूमिका आणि तुमच्याबद्दल प्रश्न विचारण्याची वेळ आलेली आहे. ऍटलीस्ट महिलांनी आरोप केला, ज्या महिलांनी आरोप केला यौन शोषणाचा, तुम्ही त्यांना फरफटत घेऊन गेला आणि ज्यांच्यावर आरोप होता त्यांचा सन्मान करण्याचं काम केलं. उन्नाव असेल, हाथरस असेल, कठुआ असेल, बदनापूर असेल, महिलांवर अत्याचार करण्याचं काम होतं. मणिपूरमध्ये महिलांची लग्न दिंडी निघते. आज या ठिकाणी महिला आल्या, मला अभिमान आहे महिलांचा. महिला या ठिकाणी बसलेत. मला प्रश्न विचारायचा, मणिपूरच्या महिला या ठिकाणी आलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, मला सांगायचंय, जर भारतामध्ये आपण बघितलं नाही, अध्यक्ष महोदय थोड़ा डेटा तो देने दीजिए मुझे. आज महिलाओं के बारे में बात हो रही है. अध्यक्ष महोदय, मुझे एक और चीज कहनी है. महिलाओं के बारे में बात होती है, 1:30 बजे महिलाएं बात करती है और 11 बजे पुरुष बात करते हैं. और महिला विधेयक पे अगर महिला बात नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? अध्यक्ष महोदय मुझे बताइए. आज मैं कुछ चीजें रखना चाहती हूँ क्योंकि महिला मंत्री भी वहां पे बैठी है. आज अध्यक्ष महोदय अगर भारत में देखेंगे तो 31,516 रेप केस की नोंद हो गई है. प्रत्येक दोषी 86 बलात्कार. देशात प्रत्येक रोज 1000 महिलांवर त्या संदर्भामध्ये अपराधी गुन्हे होतात. बहुत से माननीय सदस्य को बोलना है. देशामध्ये प्रत्येक मुलगी शोषणाची बळी पडते आणि त्याचं कन्व्हिक्शन रेट काय? 27.4. बलात्काराचे 70 होतात. बिल्किस बानो असेल किंवा कुलदीप सिंग असेल. मला या ठिकाणी सांगायचंय, या विधेयकाच्या माध्यमातून मैं लास्ट में कंक्लूड करती हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट में कंक्लूड करती हूँ कि मेरा एक ही कहना है, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ये विधेयक होना चाहिए.
आमची स्पष्ट आणि ठोस भूमिका आहे की या ज्या आता परिस्थिती आहे याच्यामध्ये महिलांना 33% आरक्षण मिळालं पाहिजे. पण तुम्ही डिलिमिटेशन त्याच्यामध्ये करून, कायदे करून, त्याच्यामध्ये वेगळे वेगळे करून तुम्ही ह्या देशाच्या संविधानाचं 22वा कलम ज्याच्यामध्ये जनगणना होणं याच्यावर 1972 मध्ये चर्चा झाली, 1973 मध्ये धन्यवाद. चर्चा झाली, 2002 मध्ये चर्चा झाली, त्यानुसार करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही संविधानावर हल्ला होऊ दिला नाही. श्रीमती रुचि बिराजी, धन्यवाद. श्रीमती रुचि बिराजी. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझे दुनिया के सबसे बड़े सदन में बोलने का अवसर दिया है. हम महिलाओं के आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, हम देश की आधी आबादी के साथ हैं, लेकिन 131वें संविधान संशोधन 2026 को लेकर मेरा यह दृढ़ मत है. यह विधेयक केवल महिलाओं को आरक्षण देने का सरल प्रयास नहीं है, बल्कि वह हमारे संविधान के मूल आत्मा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के साथ एक सोची समझी साजिश है. मैं आपके माध्यम से सदन और देश के सामने इस विधेयक की कुछ गंभीर विसंगतियों को लाना चाहती हूँ. महिला आरक्षण की आड़ में संवैधानिक मनमानी. सरकार महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और स्वीकार्य मुद्दे को कवर की तरह इस्तेमाल कर रही है. इसकी आड़ में पूरी चुनावी व्यवस्था और प्रतिनिधित्व के ढांचे को बदलने की कोशिश की जा रही है. सच्चाई ये है कि एक महिला आरक्षण को सरकार ने पूरी तरह परिसीमन के नियंत्रण में कर लिया है. इसका मतलब है आरक्षण कब लागू होगा, किन सीटों पर होगा, पूरी तरह सरकार की इच्छा पर निर्भर है. जनगणना और परिसीमन का ऐतिहासिक संबंध तोड़ना. अब तक हमारे लोकतंत्र का ये अटल सिद्धांत रहा है कि हर परिसीमन से पहले एक ताज़ा जनगणना होती है ताकि प्रतिनिधित्व सही हो और अद्यतन रहे. लेकिन ये विधेयक इस अनिवार्य नियम को खत्म कर रहा है. ये परिसीमन एक नियम निर्धारित प्रक्रिया में न रहकर सरकार की राजनीतिक सुविधा का साधन बन गया है. पुराने आंकड़ों पर नया भारत बनाने का भ्रम यह सरकार 26 में खड़े होकर 2011 की जनगणना के आधार पर सीटें तय करना चाहती है. पिछले 15 सालों में जनसंख्या और सामाजिक स्थिति में भारी बदलाव आया है. 2011 के आंकड़ों का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य जनगणना और जातिगत आंकड़ों से बचना है. सरकार नहीं चाहती पिछड़ों और वंचितों को सही आबादी का डाटा सामने आए. संघीय ढांचे और क्षेत्रीय संतुलन पर प्रहार बिना ताजा जनगणना और अपने मनमाने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन से राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा. इससे उन राज्यों में गहरा असंतोष पैदा होगा जिन्होंने विकास और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है. दक्षिण भारतीय राज्यों के अधिकारों को कुचलकर यह सरकार किस तरह सबका साथ सुनिश्चित कर रही है. शक्तियों के केंद्रीकरण और अनिश्चितता. यह विधेयक सत्ताधारी दल को यह असीमित अधिकार देता है. वह खुद तो तय करेगा कि कौन जनगणना आंकड़ा इस्तेमाल होगा और परिसीमन कब होगा. इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा होगी. साथ ही लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव तो है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है. यह बढ़ी हुई संख्या हमारे संसदीय लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करेगी. राज्यसभा की अवहेलना और संयुक्त बैठक का खतरा. जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है कि लोकसभा की सदस्य संख्या 850 करने से राज्यसभा के सापेक्ष इसका आकार असंतुलित हो जाएगा. अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहती हूँ. आवाज को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा. यह सरकार परिसीमन की आड़ में राज्यसभा की संवैधानिक रूप से समाप्त हो जाएगी और शक्तिहीन हो जाएगी. अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक नियम आधारित संवैधानिक व्यवस्था से हटकर सरकार निर्भर व्यवस्था की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है. हम महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र की बलि देकर या पिछड़े और राज्यों के अधिकारों को छीन कर दिखावा स्वीकार नहीं करेंगे. इस विधेयक का कड़ा विरोध करती हूं और सरकार से मांग करती हूं कि अब यदि सरकार की मंशा वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की है तो वह इस जो आज की परिस्थितियां हैं
जो आज लोकसभा और विधानसभाओं में देश भर में सीटें हैं उन पर ही 33% आरक्षण देना सुनिश्चित करे। सामने बैठी महिलाओं और इधर बैठी महिलाओं के लिए एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगी सभापति महोदय कि महिलाओं के सामने तमाम चुनौतियों के बाद वो प्रतिनिधित्व करने का अवसर उन्हें मिलता है। आपका संरक्षण चाहूंगी कि मैं कफस की तीलियों से, कफस एक पिंजरे को कहते हैं, रूढ़िवादिता को कहते हैं, इन परिस्थितियों को कहते हैं कि मैं कफस की तीलियों से देख लेती हूँ चमन को, मैं कफस की तीलियों से देख लेती हूँ चमन को। इस कदर पाबंदियां हैं और फिर भी मैं आजाद हूँ। बहुत धन्यवाद। श्री प्रताप सारंगी जी, श्री प्रताप सारंगी जी, श्री रवि किशन जी, हैं? आप बैठिए। रवि किशन जी आप बैठिए। प्रताप सारंगी जी आपका नाम पुकारा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभाया एतस्मिन् त्रिदिवसीय स्वतंत्र अधिवेशने भवान् मम स्ववक्तव्यदानस्य सुयोगं दत्तवान् इति हेतोः अहं भवतः कृते कृतज्ञता ज्ञापनं करोमि। एषः ऐतिहासिक विधेयकः नारीशक्ति बंधन अधिनियम 2033 संवत्सरे सितंबर मासस्य 29-विंशति दिनांके अस्मिन् संसदि स्थापितः अभवत्। प्रायतः सर्वसम्मतः गृहीतः अभवत्। संसदि एनडीए सर्वकारीय दलस्य 2/3 संख्यागरिष्ठता अभावे अपि एतत् बिल संविधानस्य 128तम संविधान संशोधन माध्यमेन प्रायतः सर्वसम्मतिक्रमे गृहीतः अभवत्। एतद्द्वारा संसदि एकस्य उज्ज्वल प्रेरणाप्रद उदाहरणं स्थापितवान्। एतदर्थं मान्यवरः प्रधानमंत्री समस्त दलीय सदस्यानां कृते शोकी अभिनंदनं ज्ञापितवान्, धन्यवादार्पणमपि कृतवान्। प्रायतः दीर्घ वर्षाणां प्रलंबित संघर्ष यात्रा अनन्तरम् एतद् बिल गृहीत कारणतः मान्यवर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी महोदयेन लोकसभां प्रति निजस्य कृतज्ञता प्रकट्य कथितवान् यः भारतस्य संसदीय यात्रायाः एक स्वर्णिम क्षण अभवत्। एतस्य स्वर्णिम क्षणस्य अधिकारिणः संसदः समस्त सदस्याः, समस्त दलस्य सदस्याः, समस्त दलस्य नेतारः भवन्ति। एतदर्थम् अहम् अद्य भवतः माध्यमेन मम कृतज्ञता ज्ञापनं करोमि। यतः एतस्य गुरुत्वपूर्ण तथा महत्वपूर्ण निर्णयद्वारा देशस्य मातृशक्ति मध्ये एक नूतन शक्ति संचारः अभवत्। तथा च अद्य राज्यसभायाम् एतस्य ग्रहणानन्तरं देशस्य मातृशक्तेः आत्मविश्वासवर्धनं भविष्यति। तद् देशम् उन्नतेः तथा सम्मानस्य नूतन शिखरं स्पर्शं कारयिष्यति इति एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्तिरूपेण आविर्भूतं भविष्यति इति मम दृढीयान् विश्वासः। लोकसभायाः अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला महोदय नारीशक्ति बंधन अधिनियम एक स्वतंत्र सांविधानिक सुधारः यह एतं परिवर्तनं संस्थागतं रूपं दत्तवान् इति कथितवान्। एषः नूतन संसदः प्रथम विधेयकः यह संसदि तथा राज्य विधानसभायां महिलानां कृते 1/3 आरक्षणं सुनिश्चितं करोति इति सः सगर्वम् उक्तवान्। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर महोदयेन उक्तं जनवरी मासस्य 26 दिनांके 1950तमे वर्षे राजनीतिक समानता प्राप्तिं भविष्यति, परंतु आर्थिक क्षेत्रे असमानता, सामाजिक क्षेत्रे असमानता अपि स्थास्यति। तत्परवर्ती सर्वकारेण दूरीं करिष्यति, दूरीकरणार्थं प्रयत्नं भवेत्। एतत् दायित्व संभवतः वर्तमानस्य प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी महोदय, गृहमंत्री श्रीमान अमित शाह महोदय निर्वाहं कृत्वा एक ऐतिहासिकं कार्यं कृतवान्। आरक्षणं कस्य कृते? यह दुर्बल। किं नारी दुर्बल वा? नारी दुर्बला न भवति। नारी साक्षात् महाशक्ति, सर्वशक्तिमयी। अस्माकं वैदिक परंपरायां नारी शक्ति रूपेण स्वीकृता। ब्रह्मदेवस्य शक्ति भवति गायत्री देवी, विष्णोः शक्ति भवति लक्ष्मी देवी, शिवस्य शक्ति भवति दुर्गा माता, इंद्रस्य शक्ति भवति इंद्राणी। परंतु
दीर्घ वर्षस्य पराधीनता दासत्व कारणतः अन्याय अत्याचार वशीकरण कारणतः तस्य शक्ति सामर्थ्य विस्मृतवती अतः तस्य अंतर्निहित शक्तेः जागरण करणीयम् आत्मानं दुर्बला इति चिन्तयन्ति शक्तिमयी नारी तस्य अंतर्निहित शक्तेः उद्बोधनम् आवश्यकम् ऐसा विधेयक तस्याधीशिं एक महत्वपूर्ण पदक्षेप शकटः एकेन चक्रेण न चलति उड्डयन निमित्तं पक्षी डेणाद्वयं पक्षद्वयम् आवश्यकतां करोति तथा समाजस्य प्रायशः 50% महिलानाम् उपस्थिति कारणात् तासाम् उपेक्षां कृत्वा समाजस्य सामग्रिक अभ्युत्थानस्य आशा सुदूर पराहता भवति अस्माकं वैदिकपरम्परायां कथितम् अस्ति मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव अर्थात माता भवतु ईश्वर भवतु पिता भवतु ईश्वर भवतु आचार्य भवतु ईश्वर भवतु अतिथि भवतु ईश्वर भवतु स्वामी विवेकानंदेन एतेन सह संयोजितवान् मूर्खदेवो दरिद्रदेवो अर्थात मूर्ख दरिद्रस्य भवतु ईश्वर भवतु कृपया समाप्त करें। पुनः कथितमस्ति उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्राणां पितृमाता गौरवात् अतिरिच्यते अर्थात उपाध्यायात् आचार्यस्य गौरव 10 गुणम् अधिकम् आचार्यात् पितृदेवस्य गौरव 7 गुणम् अधिकम् पितृदेवात् मातुः गौरव 1000 गुणम् अधिकम् अर्थात अस्माकं देशे मातृशक्तेः गौरव सर्वदा स्वीकृतं भगवान् श्रीरामचन्द्रेण उक्तम् अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते जननीं जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी एतस्मात् अस्माकं परम्परासु मातृशक्तेः गौरवं सर्वोपरि वर्तते एतदेव स्पष्टं ज्ञायते वैदिक परम्परायां दैवी साम्राज्ये त्रय अति शक्तिशाली मंत्रालयः मातृशक्ति निकटे प्रदत्त अस्ति अर्थ मंत्रालय लक्ष्मी देव्याः कृते शिक्षा मंत्रालय नहीं 2 मिनट शिक्षा मंत्रालय सरस्वती देव्याः कृते रक्षा मंत्रालय दुर्गा देव्याः कृते समर्पिता अस्ति एतस्मात् वैदिक नार्याः स्थानं कियदुपरि आसीत् ज्ञातुं शक्यते। बहुत से स्पीकर हैं इसलिए कृपया समय मनु महाराजेन उक्तं समय की न गृह गृहमित्याहु गृहिणी गृहमित्यते अर्थात प्रासाद गृह न भवति यत्र गृहिणी वर्तते तत्र गृह भवति तदेव स कथयति यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता अर्थात यत्र नार्याणां पूजा भवति तत्र देवता विहारं कुर्वन्ति प्राचीन काले अस्माकं देशे अनेके महिला विभिन्नेषु क्षेत्रेषु असामान्य सामर्थ्य लाभं कृत्वा पुरुषान् अतिक्रम्य अग्रे गतवत्य पुरुषान् पश्चात् स्थापितवन्तः गार्गी मैत्रेयी विश्वभारा घोषा अपाला मदालसा आदि विश्वप्रसिद्ध ऋषिकाः मंत्रदुष्टार वेदानं भवन्ति विश्वप्रसिद्धेन ब्रह्मज्ञानी महर्षिण याज्ञवल्क्येन सह गार्गीदेव्याः वितर्क अतीव बौद्धिक उत्कर्षस्य प्रतिपादक महाराणी मदालसा तस्याः 3 पुत्रान् जन्मानन्तरं दोलायमानं कृत्वा शुद्धोसि बुद्धोसि निरञ्जनोसि संसारमाया परिवर्जितोसि इति कथित्वा तासाम् अन्तरे वैराग्यभावस्य प्रचण्ड जागरणं कृत्वा तासाः सन्यासी भवन्ति सुभद्रा कैकेयी झांसी रानी की लक्ष्मीबाई अहल्याबाई सुखदेवी चन्नम्मा आदयः वीरांगनाः नार्यः युद्ध क्षेत्रे अप्रतिमं पराक्रमं तथा शासन क्षेत्रे अद्भुत पारदर्शिता प्रदर्शनं कृतवत्यः कर्णावती पद्मावती पद्मिनी प्रभृति वीरांगनानां नेतृत्वेन सहस्रं राजपुत्ररमण्यः जौहरस्य मिनिटद्वयम् अग्नौ आत्मनः भस्मीकृत्य धर्मस्य पतिव्रताया रक्षार्थं च कृतवत्यः समाजसेवायां राजनीतिक क्षेत्रे सरोजिनी नायडू कस्तूरबा विजयलक्ष्मी पंडित मालती चौधरी रमादेवी आदयः नार्यः अन्यासां कृते उदाहरणं सृष्टिकृतवत्यः देशस्य स्वाधीनतार्थं प्रीतिलता देवी स्वर्णलता देवी दुर्गा भाभी मातंगिनी हजरा लक्ष्मीबाई आदयः क्रांते शंखनादं कृपया समाप्त करें। आपको बार-बार आग्रह कर रहा हूं आप सबका नाम लेने से क्या है? दुर्बार संघर्षं कृत्वा वन्दे मातरं मंत्रोच्चारणेन भारत गगनं प्रकम्पितं कृत्वा पाशदण्डेन जीवन समर्पणं कृतवत्यः अथवा ब्रिटिश बाहिन्या सह संघर्षं कृत्वा निज शरीरं खण्डविखण्डितं कृत्वा देशस्य कृते श्रद्धाञ्जलि अर्पितवन्तः महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सुश्री प्रियंका जारकिहोली जी आप समाप्त नहीं कर रहे हैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ अपनी बात कह स्पीकर सर I stand before you today to voice a profound concern regarding the proposed delimitation bill 2026 while the periodic एक मिनट रुक जाए अपनी बात को समाप्त कर दो समाप्त करें ना आप केवल सबकी लिस्ट पढ़ेंगे तो क्या फायदा समर्थन करें माइक है अब
महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसदा, विधायक, पंचायत मुख्य, विचारपति, जिला आरक्षी अधिकारी, आरक्षी महानिर्देशक, सैन्य सेनाधिकारी, अब आप शिक्षिका, कंक्लूड करें, उसको पढ़िए मत सर उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। यदि रूपेण निजस्य दक्षतां प्रदर्शितवत्य पुनः साध्वी प्रशिक्षण रूपेण प्रतिभा प्रदर्शितवत्य किन्तु विधानसभायां संसदि च तासां प्रतिनिधित्व अत्यन्त नगण्य भवति। अतः एष विधेयक अतीव गुरुत्वपूर्ण। वयं प्रथमदिनात् अभ्यो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज माध्यमेन महिला पुरुषैः सह समरूपेण मतदान दत्तवन्तः। अमेरिका स्वाधीनतायाः प्रायशः 174 वर्षात् परम् एतम् अधिकारं दत्तवती। इंग्लैंड देशोऽपि पर्यायक्रमेण अधिकारं, परन्तु Thank you, Speaker sir. I stand before you to voice a profound concern regarding the proposed delimitation bill 2026. While the periodic redrawing of electoral boundaries is a constitutional mandate intended to ensure one person, one vote, we must ask ourselves at what cost to the unity and federal fabric of our great nation this specific exercise comes. Sir, I would like to suggest few points. The penalty for the progress. The primary argument against the current framework of delimitation is that inadvertently penalizes the states that have successfully implemented the national goals. For decades, several states, particularly in the south, have stabilized their population growth through rigorous family planning, education and health reforms. If we base the allocation of seats strictly on the previous census, these states stand to lose a significant parliamentary representation. So in essence, we would be telling these states that the reward for socio-economic progress is diminished voice in the highest temple of democracy. So the second one is a threat to the federal equilibrium. Our union is a delicate balance of diverse linguistic and cultural identities. The strength of the Indian federalism lies in the fact that no single region can dominate the national narrative. The political marginalization, a shift in the number of seats towards the high population states could lead to a permanent political imbalance. Policy bias. The central government might naturally prioritize the needs and sentiments of the regions with higher seat counts, but leaving the performing states feeling like mere spectators in their own country. So another issue is the economic contribution of the political power. There is an undeniable economic dimension to this debate. The states are likely to lose relative representation, are often the ones who contribute disproportionate share to the national GDP and the central tax pool. To reduce their political legislative power while continuing to rely on the economic output creates a sense of taxation without proportionate representation. This is the recipe for a regional friction that our internal security and national harmony cannot afford. There is a need for a new formula, sir. We are not arguing against the Constitution, but we are arguing against for its spirit. The 84th Amendment Act of 2001 froze the seat allocation based on 1971 census precisely to avoid this conflict. But before we move on to the new bill, we must redefine the representation, explore the models where seat increases do not result in the loss of relative strength for performing states. Strengthen the Rajya Sabha seats, considering power of the upper house to act as a more robust safeguard for the safe interest. And build consensus. A change of this magnitude requires a great compromise, not a single legislative push. Sir, I would like to, regarding the women's bill, I would like to take a moment of the history back to the 13th century. With great pride, I would like to say that Basavanaji in the 13th century, he made a parliament like Anubhav Mantapa, where women were included and given their voice. So it takes immense pride that today this bill has come into effect, but only women's bill need to be implemented right now and not later. So I would like to conclude that democracy is not just a number game. It is a system of equity. So few more, I'll wind up, sir. If we pass the bill without addressing the deep-seated fears of regional marginalization, we risk transforming union of states into majoritarian rule of regions. So let us not rush into exercise that could alienate millions of citizens who have done exactly when the nation asked them: empower their women, educate their children, and stabilize their population. So I urge this House to defer the bill until a formula that honors both population equity and federal fairness. Thank you, sir. Shri K. Appal Naidu ji, Shri K. Appal Naidu ji, kindly start. గౌరవ సభాపతి గారికి నమస్కారం. ఈరోజు
131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు నా సంపూర్ణ మద్దతును తెలియజేస్తున్నాను. ఇది మన సభా స్వరూపాన్ని, మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని మారుస్తుందనే ఒక చరిత్రాత్మక నిర్ణయంగా అనుకుంటున్నాను. ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందితే ఈ సభలో 270 మంది మహిళా ప్రతినిధులు ఉంటారు. అంటే మరికొన్ని స్వరాలు, మరికొన్ని అభిప్రాయాలు, ఇంకా సమానత్వంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని తెలియజేసుకుంటున్నాను. అయితే ఈరోజు మనం చెబుతున్న స్థాయి ఒకసారిగా వచ్చింది కాదు. దీనికి ఒక గొప్ప చరిత్ర ఉంది. ఆ చరిత్రను నిర్మించిన మహానుభావుల్లో స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నారని తెలియజేసుకుంటున్నాను. ప్రపంచాన్ని సృష్టించి మహిళలకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన ఎన్టీ రామారావు గారిని కూడా ప్రస్తావన చేసుకోవాలి. అధ్యక్ష, లింగ సమానత్వం దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు రాకముందే ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారు మహిళలకు శక్తివంతం కోసం అనేక గొప్ప నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. స్త్రీలకు ఆస్తి హక్కులు 1986లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దేశంలో ఉన్న తొలిసారిగా కుమార్తెలకు కూడా ఆస్తిలో సమాన హక్కు ఇవ్వాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. భూమి హక్కులు, ప్రభుత్వ భూమిని మహిళల పేర్లతో నమోదు చేసి వారి ఆర్థిక స్వాతంత్రం కల్పించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు. మహిళలకు 30% నుంచి తర్వాత 33% కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మహిళలకు విద్య కోసం ప్రత్యేకంగా తిరుపతి శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం స్థాపించి మహిళలకు ఉన్నత విద్యను అవకాశం కల్పించారు. మహిళలకు మహిళలపై జరిగే నేరాలకు ప్రత్యేక కోర్టు ఏర్పాటు చేసి త్వరితగతిగా న్యాయం చేయడం జరిగింది. అలాగే కిషన్ రెడ్డి జీ ఆగే ఆజాయి. అలాగే ఈరోజు దేశ స్థాయిలో చేస్తున్న పనిని ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా ఏళ్ల క్రితం రాష్ట్ర స్థాయిలో చేసి చూపించారు. అదే నమ్మకంతో మహిళలు శక్తివంతం దేశ నిర్మాణానికి అత్యంత అవసరంగా భావించుకుంటూ ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మహిళల పక్షపాతిగా వ్యవహరిస్తూ ఈరోజు దేశంలోనే మహిళలకు అన్ని రంగాల్లో అవకాశం కల్పిస్తూ దేశంలోనే ప్రత్యేక స్థానాన్ని పొందిన విషయాన్ని కూడా మీ దృష్టి తీసుకొస్తాను. మహిళల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, ఆత్మగౌరవాన్ని పంచే దిశగా సీఎం గారు పరిపాలన దిశగా చర్యలు చేపడుతున్నారు. దేశ విదేశాల్లో రాష్ట్ర మహిళలకు ప్రత్యేక స్థానం గుర్తింపు రావడానికి ప్రత్యేక కృషి చేస్తున్నారని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఉమ్మడి ఏపీలో తొలిసారిగా మహిళా శాసనసభ స్పీకర్గా ఎంపిక చేసిన ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికే దక్కుతుందని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాను. మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలుగా గౌరవ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ప్రయత్నించి చాలామంది మహిళలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకొస్తున్నారు. ఇది ఒక మహిళలకి స్ఫూర్తినైన చట్టంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ అంశాన్ని మీరు పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తూ ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. థ్యాంక్ यू. श्रीमती शोभना बहन बैरैया जी. श्रीमती शोभना बहन. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं इस पावन सदन में अत्यंत गौरव और भावनाओं के साथ खड़ी हुई। यह क्षण केवल ऐतिहासिक नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। आज हम इतिहास को पढ़ नहीं रहे बल्कि इस महान सदन में लिख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी दूरदर्शी सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी व समस्त एनडीए परिवार का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि नया भारत तभी सशक्त होगा जब उसकी नारी सशक्त होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम संविधान के 131वें संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा गया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। यह केवल एक विधेयक नहीं बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं को निर्णय निर्माण की मुख्य धारा में लाने का ऐतिहासिक संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि एक साधारण शिक्षिका से इस देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच लोकसभा तक आने का अवसर मिला है। यह केवल मेरी यात्रा नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों पर जताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि नारी केवल पूजनीय ही नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली, नेतृत्व करने वाली
और राष्ट्र निर्माण की अद्भुत बनेगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यही इस 131वें संशोधन में अधिनियम 2026 की आत्मा है। सम्मान से आगे बढ़कर अधिकार और अधिकार से आगे बढ़कर नेतृत्व। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अधिनियम नारी शक्ति के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है, जिससे आने वाले समय में महिलाओं को नीति निर्माण में सीधी भागीदारी मिल सकेगी व भारत की महिला राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेगी। आज लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 15% है, जबकि वैश्विक औसत 24% है और कई राज्यों की विधानसभाओं में यह 5% से भी कम है। ऐसे में यह कानून केवल एक सुधार नहीं बल्कि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प आज का नहीं है। जब वे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, तभी से उन्होंने महिला सशक्तिकरण को विकास की धुरी बनाया। अध्यक्ष महोदय, तब उन्होंने मिशन मंगलम योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया। सखी मंडल पहल के माध्यम से गांव-गांव में महिला नेतृत्व को विकसित किया। कन्या केळवणी अभियान चलाकर बेटियों को शिक्षा से और जोड़ा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी, उस समय के मुख्यमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गांव-गांव, घर-घर जाकर बेटियों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने का आग्रह करते थे। क्या कभी किसी अन्य नेता ने इतनी संवेदनशीलता और समर्पण दिखाया है? चिरंजीवी योजना के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य की रक्षा की कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सशक्त अभियान चलाया। यही दृष्टि आज राष्ट्रीय योजनाओं में दिखती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मातृत्व लाभ एवं पोषण अभियान और ये योजनाएं आज उसी संकल्प का सर्वोच्च रूप है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि अब आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे, आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। ये नारी की उड़ान है, अब आसमान में रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घर की चौखट तक सीमित थी कभी, जो घर की चौखट तक सीमित थी कभी, आज वही देश की दिशा तय करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों, विशेषकर कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद आपने यह ऐतिहासिक निर्णय लेने का साहस क्यों नहीं दिखाया? महिलाओं के नाम पर वादे हुए, घोषणाएं हुई, लेकिन निर्णय नहीं हुआ। लेकिन आज राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको सत्यता में धरातल पर लागू होते देखने जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ, जो कर न सके वर्षा में वो कर दिखाया आज। ये नया भारत है साहब, बदल चुका है अंदाज। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, यदि आज भी इस अवसर का विरोध किया गया तो देश की महिलाएं इसे कभी नहीं भूलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे महापुरुषों ने भी सदैव नारी शक्ति के महत्व को स्वीकार किया है। सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, जब महिलाएं आगे बढ़ती है राष्ट्र आगे बढ़ता है। सावित्रीबाई फुले जी ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, राष्ट्र की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा, महिलाओं का सशक्तिकरण ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में कभी साथियों, विशेषकर विपक्ष की महिला सांसदों से निवेदन करती हूँ कि राजनीति से ऊपर उठकर इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करें, ताकि यह क्षण देश की करोड़ों बहनों व आगामी पीढ़ी के लिए भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन जाए। नारी शक्ति तेरा वंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। नारी का मान बढ़ेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा। आज हम संकल्प लेते हैं, हर बेटी को अवसर मिलेगा, हर महिला को अधिकार मिलेगा और हर सपना साकार होगा। नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। किरण कुमार रेड्डी जी। Sir, thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Sir, last so many hours we were discussing about
women reservation, delimitation, extension of seats. First of all, we are confusing, and we want to tell, the ruling party wants to tell to this country that the opposition is against women reservation bill. The opposition is not against women reservation bill. Opposition is with the women reservation bill. We are only asking, 2023 we all accepted the women reservation bill. But n number of times I saw the speakers from the other side their idea is only to blame the opposition, to score some brownie points from the people, diverting their attention. Yesterday I was listening to one of the speakers. Irrelevant matter. I don't know where it came from, the bifurcation of Telangana. Why is that he has to get that issue now when it has done years back in this esteemed house? Yesterday he was talking about the bifurcation comparing to India and Pakistan. It has been worse than what Britishers have done, he is saying about the bill passed in this house. So what respect we are giving to this house then? Supported by BJP. And again, 8 members of parliaments have been elected to this house from Telangana. None of them are raising the voice there. When somebody was talking against the organization and formation of Telangana, it is our responsibility to tell either the member is our side or the other side. But why are that everybody is quiet? And why is that one of the minister supporting him that he didn't do anything wrong? So I want to tell to this house that any bill which will be passed has to be discussed appropriately. Not take the relevance unnecessarily. Yes, our Chief Minister Sri Revanth Reddy ji has given an hybrid model. Yes, his suggestions, talking about logical thinking is not important here. First of all, taking the suggestions and trying to discuss here is very important. He said that pro rata, if at all it is giving 50%, why it should be 50% pro rata? They can take 50% from this, 50% from the performance of the state, GSDP. It is not that Telangana is going to benefit with that. It is a request and it is a suggestion to the House. Instead of taking only one way what you are talking, take the other way. What's wrong in that? Unnecessarily, one of the members from Karnataka yesterday was talking about everything because he wants to score some brownies from his leadership. That is fine with us. But not to blame leaders just because he wants to score some brownies. He was talking about Revanth Reddy ji's model. He was talking about the formation of Telangana. And I request, sir, through your chair, the words what he has spoken about Telangana should be removed from the records, and he should apologize for the state of Telangana, because that is not the right thing what he has done. It is not, sir, listen to me, sir. I had to say now, sir. From your party. Still there are so many speakers. No problem, sir. You have given me time. I am very thankful to you. I know there is no time for me, but your greatness has given time to me. I need to tell what is the facts here. So I don't have to talk much about the bill because it has already been discussed by n number of speakers about the bill, and I only want the opposition not to confuse the people of this country. Try to implement the bill which was done in 2023. We are okay with everything, but not the delimitation, not the extension of seats, which is their political agenda. Thank you very much, sir. Sri Neeraj Maurya ji. Sri Neeraj Maurya. धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रखने का मुझे अवसर दिया। माननीय 131वां संविधान संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि नारी शक्ति वंदन विधेयक अभी 2023 सितंबर में ही हमारी दोनों संसदों ने पास किया, सर्वसम्मत से पास किया। अब जैसा पास किया था वैसा लागू करने में भाई क्या दिक्कत आ रही है? आज मतलब अगर सीटें बढ़ रही हैं तो आपको दिक्कत है? जी मान्यवर, गलत हो रहा है, हमें दिक्कत है। और जिस तरह से 523 में पास किया, आज फिर लेके संशोधन आ गए। मुझे तो भोजपुरी का एक गाना याद आ रहा है कि छिन छिन बदले तोहार मिजाज रजऊ। मान्यवर, यह संशोधन लाना ही था
तो ओबीसी को भी शामिल कर लेते। तो नीक परिणाम आई ना। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा कि देश की जनता ने उनको दायित्व दिया है कि हम सबको साथ लेके चलें। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ी जात के, चाहे यादव हो, पटेल हो, शाक्य हो, मौर्य हो, अगर इसमें से कुछ लोग कथावाचक बन गए तो उनको अपमानित किया जा रहा है। मान्यवर, क्या वो इस समाज के नहीं हैं? सब उनका दायित्व नहीं है? मान्यवर, हम सब लोग देश की मातृशक्ति को संसद में देखना चाहते हैं। हम 33% ही नहीं, उनकी आधी आबादी है, उनको 50% आरक्षण दीजिए। हम इसके विरोध में नहीं है। महिला आरक्षण का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जब परिसीमन की बात, जनगणना की बात अगर स्पष्ट नहीं है, फिर जनसंख्या के आधार पे सांसदों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन क्या हमने कभी गंभीरता से सोचा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? आज जहां जाइए जाम लगा है, शहरों का संसाधन कम हो रहा है। मान्यवर, आप कह रहे थे सांसदों की संख्या बढ़ाने के बारे में। यदि सांसदों की संख्या 1.5 गुना तक बढ़ती है तो संसद में जो गंभीर विचार विमर्श मंच के लिए बना है, यहां तो सांसदों को मेला लग जाएगा। वैसे भी हर सांसद को अपनी बात रखने का मौका जितना समय चाहिए उससे कम ही मिलता है, और जब भीड़ बढ़ेगी तब तो फिर नंबर आना बड़ा कठिन हो जाएगा। इससे सरकारी खर्च भी बढ़ेगा, भारी वृद्धि, और जो हमारे संसाधन यदि विकास कार्यों में लगाए जाएं तो देश के गरीब, किसान, युवा और बुनियादी ढांचे को कहीं अधिक लाभ मिल सकता है। सांसद और विधायक बढ़ने से मात्र विकास सुनिश्चित नहीं होता। मान्यवर, यदि सीटों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य है तो इसे सीमित दायरे में बढ़ाया जाए, 10% या 20%। सदन को मेला न बनाया जाए। सभापति महोदय, इस विधेयक को पारित करने के लिए तो कोरम की कमी नहीं होगी। विशेष सत्र बुलाया गया। ठीक उसी प्रकार जैसे आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के, जिसको EWS कहते हैं, के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण को रातों रात लागू किया गया था, जिसका समर्थन OBC, SC, ST सभी वर्गों के सांसदों ने किया था। लेकिन मान्यवर, अभी पिछले दिनों एक बहुत ऐसा गंभीर मुद्दा आया जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, UGC का मुद्दा। UGC से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय को लागू किया जाए, जिससे कि उस शिक्षा की दिशा में यह बहुत बदलाव करने वाला है। कृपया समाप्त। उस शिक्षा को और अच्छा करने वाला है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आपकी बात। प्रश्न यह है कि जब सरकार के पास 131वां संशोधन के लिए विशेष सत्र बुलाने का समय और इच्छा शक्ति है, तो फिर शिक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई? मान्यवर, इससे सरकार की मंशा प्रकट होती है। इस भेदभावपूर्ण रवैये से सरकार की प्राथमिकता और नीयत का पता चलता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस गंभीरता से, तत्परता से इस विधेयक को लाया गया है, संशोधन लाया गया है, उसी प्रकार से UGC से संबंधित विधेयक को भी विशेष सत्र बुला के पारित किया जाए, जिससे मान्यवर बस कंक्लूड कर रहे हैं, जिससे हमारे OBC, SC, अति पिछड़े, हम लोग अति पिछड़ी जात के हैं मान्यवर, उनका संरक्षण हो। मान्यवर, मैं सभापति महोदय, मैं सरकार से कुछ स्पष्ट सवाल और सुझाव रखना चाहता हूं। क्या सरकार इस आरक्षण के लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय करेगी? क्या सरकार जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करके कोई ठोस रोड मैप प्रस्तुत करेगी? क्या सरकार OBC, ST, ST महिलाओं के लिए उप आरक्षण की व्यवस्था करेगी? और फिर मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जाति जनगणना सहित जब पूरी जनगणना हो जाए तो परिसीमन करा के इसको लाया जाए। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज का ये दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं यहाँ संविधान के ये तीनों विधेयक
उनके समर्थन में खड़ा हूं महोदय। ये विधेयक यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नूतन भारत के संकल्प की सिद्धि है। ये विधेयक इस सरकार की उस अटूट इच्छा शक्ति का परिणाम है जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है जैसे विपक्ष कहते हैं कि चुनाव बा, अब यूपी में चुनाव आई, बंगाल में चुनाव चला था। ये कोनो चुनाव का मुद्दा नहीं बा, ये लोग विरोधी बाड़न महिला के आरक्षण का। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। का बात बता ये दा? हाँ का बात बता दा? वाह, बहुत बढ़िया। तो ये देखा, ये हमनी का संस्कार, ये संस्कार है भाजपा का, ये मोदी जी के संस्कार का मुद्दा है। और ये वही लेके आए हैं, ये लोग भुला गए, क्योंकि मैं दर्द को जानता हूं। अभी भी हमारे विपक्ष के जो वहां के सर्वे सर्वा नेता बोल रहे थे, अपने बैकयार्ड की कहानी, राजशाही बैकयार्ड की कहानी। मैं अपनी गरीबी की कहानी सुनाता हूं। मेरे गांव मेरे घर में चूल्हा नहीं था, मेरे गांव मेरे घर में शौचालय नहीं था। मैंने अपने घर की माता बहनों को, अपने गांव की, अपने भोजपुरिया समाज की, बिहार, यूपी और जितने भी गांव देश में गरीबी रही जहां शौचालय नहीं, उनके दर्द को देखा। वो शाम के अंधेरे का इंतजार करती थी वही महिला कि शौच में जाएंगे। उस अंधेरे के दर्द को मैंने अपने घर में भी महसूस किया, अपनी दादी की आंखों को भी तकलीफ में देखा चूल्हा फूंकते। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, महिलाओं के उस दर्द का निस्तारण हुआ, निवारण हुआ, देश जागरूक हुआ। 65-60 साल जहां विरोधी कभी सोचे नहीं थे, महिलाओं के इस सबसे बड़े दर्द को, इतने बड़े भारत को ये लोग चला रहे थे। आधी आबादी के बारे में जो लोग नहीं सोचे, वो विपक्ष अपनी बैकयार्ड की कहानी, अपनी राजशाही कहानी सुना के, अपने अंधेरे का डर सुना के चले गए, बजाय विधेयक पर बोलने के। विधेयक पर यह बोलना था कि वो महिला, वो शक्ति जो आज फाइटर जेट उड़ा रही, जो आज सेना में है, सेना का नेतृत्व कर रही, आज ग्राम पंचायत में है, आज पढ़ाई में आगे हैं, स्पोर्ट्स में, पैरालंपिक में, क्रिकेट में महिला भी वर्ल्ड कप लेके आ गई। वो महिला के आरक्षण की बात, क्यों ये दरवाजे उन महिलाओं को, भारत की महिलाओं को रोके? 140 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ महिलाएं। हमारा जिला गोरखपुर, जहां का मैं सांसद हूं, वहां की आबादी 50 लाख से ज्यादा है। परसिमन होगा तब मौका मिलेगा। हम के सब गांव का बहन बिटिया कहत रहनी, सिद्धार्थनगर आपका क्षेत्र इतना बड़ा, देवरिया इतना बड़ा, कुशीनगर इतना बड़ा, कहा इतना, अरे बहन बिटिया कहत रहनी, कुल नेता हैं, जन ग्राम पंचायत में हैं, सदस्य हैं, महिला मोर्चा में हैं, कि भैया अब हमनी के मौका मिली, भैया हम लोग भी आएंगे, सदन में आवाज उठाएंगे, महिलाओं की आवाज। अब उन पर अपराध होगा, दरवाजा नहीं ठोकेंगे। आपका भी प्रचार तो आपकी पत्नी ही करती है। हाँ, हमारे वाह, हमारा प्रचार 1 लाख वोट, मुझे लाखों वोट मिलता है, मेरा 1-1.5 लाख वोट मेरी धर्मपत्नी लेके आती है, और मैं उनके पैर छूता हूँ। 3 बिटिया है मेरी, एक बिटिया स्नाइपर आर्म फोर्स की तैयारी कर रही है। तो आप पन्नी पैर छुए लेना। हम छुई ला, और सबके बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भाई, और क्यों नहीं छूना चाहिए? यही लक्ष्मी है, वही देवी है। हमारे दुख में जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जब सिनेमा में स्ट्रगल करता था, वो गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी, तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूना? वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सो गहरी नींद में रहती है तब हम उनका पैर छूते, और छूना चाहिए। ये विरोधियों को भी छूना चाहिए जो महिला के विरोधी हैं। बड़ा ताकत, और तब रवि किशन बनेंगे, तब विश्व जानेगा आपको। अब आपके काम बन गए, दूर दूर तक संदेश महिलाओं बीच में कि ऐसा कोई पत्नी व्रता है। क्या कहला? पत्नी व्रता, पत्नी व्रता, पत्नी। ये गीत सुनने का समय नहीं है, ये महिलाओं के दर्द को सुनने का समय है। जहां लोग अपने गार्डन की कहानी सुना के चले गए, जहां प्रधानमंत्री का अपमान करते गए,
ऐसे प्रधानमंत्री का जिनको देश की जनता ने वोट दिया आप अपमान करते हो, दुखद है। महिलाओं को 33% मिलना चाहिए, महिलाओं को आना चाहिए, परसीमन होना चाहिए, नहीं तो ये महिला जो आज सब वोट करने जाती हैं मोदी जी को, ये कभी इस भारत की महिला विपक्षियों को वोट नहीं करेंगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये पारित नहीं हुआ तो एक भी महिला का वोट विरोधियों को नहीं मिलेगा। ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। हर हर महादेव, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए 33%। और सुना हो अध्यक्ष महोदय, और परसीमन भी होके के चाहिए। जय हो आपकी। एगो सुन ला, एगो एक बात सुना हो गई। अरे सुन ला, अरे ढेर हो गई। कहाँ रे? अरे हो गई ना। बस परसीमन मिलना चाहिए। जय, धन्यवाद अध्यक्ष श्रीमती शोभा बचाओ, श्रीमती शोभा बचाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपला अत्यंत हनुमान जी बैठ जाइए, हनुमान जी बैठ जाइए, आपके पीछे शोभा जी खड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपली अत्यंत शोभा जी आभारी आहे। ओनली योर स्पीच। मी आज या सभागृहात नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकावर बोलण्यासाठी उभी आहे। हे केवळ एक विधायी प्रस्ताव नाही, तर भारताच्या लोकशाहीला अधिक न्याय, अधिक समावेशक आणि अधिक प्रातिनिधिक बनवण्याच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक संधी आहे। जर आपण इतिहासाकडे मागे होऊन बघितले तर जवळजवळ 100 वर्षापूर्वीचा तो काळ आठवतो, जेव्हा महिलांना मतदानाचा हक्कही नव्हता। अशा परिस्थितीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने सरोजिनी नायडू यांना अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी निवडून महिलांच्या नेतृत्वावर ठाम विश्वास व्यक्त केला। त्या निर्णयाने भारताच्या लोकशाहीला महिलांच्या सहभागाचा पाया घातला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामात सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तुरबा गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यांच्यासारख्या महिलांनी अग्रणी भूमिका बजावली, परंतु आजही संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व हे मर्यादित आहेत। अलीकडील आकडेवारीनुसार 2014 मध्ये 11.4%, 2019 मध्ये 14.4% आणि 2024 मध्ये सुमारे 13.6% प्रतिनिधित्व आहे। ही स्थिती स्पष्टपणे दर्शवते की अर्ध्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व अजूनही अपूर्ण आहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाहिले असता अनेक देशांनी महिलांच्या राजकीय सहभागात उल्लेखनीय प्रगती ही केलेली आहे। रवांडामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 60%पेक्षा अधिक आहे, तर स्वीडन, नॉर्वे आणि फिनलँड यासारख्या नॉर्डिक देशांमध्ये ते 40%पेक्षा जास्त आहे। भारतामध्येही आपण त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहिले आहेत। 1947 साली राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये 33% आरक्षण आणलं आणि संपूर्ण पंचायत राज असेल, त्याचप्रमाणे सरपंचांपासून तर नगर परिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेमध्ये अनेक महिला यांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी ही प्राप्त करून दिली आणि महिला राज्यांमध्ये 50% हे त्यानंतर आरक्षण लागू करण्यात आलेलं आहे आणि महिलांनी शिक्षण, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता आणि सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय असं कार्य केलेलं आहे। अध्यक्ष महोदय, मी धुळे जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करते। तिथे महिला शेती करतात, कुटुंब सांभाळतात आणि समाज त्यांनी उभा केलेला आहे, परंतु निर्णय प्रक्रियेमध्ये तिचा सहभाग जो आहे तो मर्यादित आहे। आज मी या प्रत्येक महिलांचा आवाज या सभागृहात या ठिकाणी मांडत आहे। या विधेयकाद्वारे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे। तथापि या विधेयकाची अंमलबजावणी जनगणना आणि परिसीमन प्रक्रियेशी जोडण्यात आली आहे, त्यामुळे याची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण होत आहे। अध्यक्ष महोदय, याचबरोबर विधेयकात काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे। विशेषतः
ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाचा विचार हा केला पाहिजे, ST NT असतील, जेणेकरून हा कायदा खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक ठरेल. अध्यक्ष महोदय, या विधेयकाच्या संदर्भात देशातील विविध राज्यांमध्ये प्रतिनिधित्वाचा समतोल राखणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. परिसीमन प्रक्रियेमुळे काही राज्यांमध्ये, विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण आणि विकासाच्या क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीची दखल घेत त्यांना न्याय प्रतिनिधित्व मिळेल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, महिला आरक्षण हा केवळ प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न नाही, तर तो भारताच्या लोकशाहीच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आहे. जर आपण खऱ्या अर्थाने समावेशक सर कन्क्लूड करते, एकच मिनिट सर, खऱ्या अर्थाने समावेशक लोकशाही निर्माण करायची असेल तर महिलांना तात्काळ आणि प्रभावी अधिकार देणे अत्यावश्यक आहे. अर्ध्या भारताचा आवाज दडून ठेवून पूर्ण भारत उभा राहू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आपण सर्वांनी स्वीकारली पाहिजे. महिलांचा सन्मान हा केवळ कायद्याचा विषय नाही, तर तो आपल्या संस्काराचा, त्याचप्रमाणे आपल्या मूल्यांचा आणि आपल्या राष्ट्राच्या आत्म्याचा विषय आहे. हे बिल म्हणजे कहीं पे निशाने, कहीं पे हे बिल म्हणजे कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है. महिला विधेयकाचा मुखवटा घालून दक्षिणेकडील राज्य, ओबीसी, ग्रामीण भाग यांचा हक्क डावलणारे डिलिमिटेशन आणण्याचा प्रयत्न आहे. एक महिला म्हणून आमच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय स्वार्थ साधणाऱ्या या विधेयकाचा मी ठाम विरोध करते. एक दोन ओळी पंक्ती सांगते. कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है. धन्यवाद अध्यक्ष. श्रीमती DK अरुणा. जय तेलंगाना. जय तेलंगाना अध्यक्ष महोदय. जी, जय तेलंगाना. शुरू करें. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नारी शक्ति वंदन అధినియం బిల్ 2026 సవరణ పైన జరుగుతున్నటువంటి చర్చలో ప్రసంగించే అవకాశం కల్పించినటువంటి సందర్భంగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. దశాబ్దాల మహిళల కలను నిజం చేస్తూ 2023 సెప్టెంబర్లో నారీ శక్తి వందన్ అధినియం బిల్లును పార్లమెంట్లో పాస్ చేయించి దేశ మహిళలకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నటువంటి మన యశస్వి ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారికి మహిళలందరి తరఫున కోటి కోటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. దశాబ్దాలుగా మహిళలు రాజకీయాల్లో తక్కువ ప్రాతినిధ్యం కలిగి ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఈ బిల్లు అమలులోకి రావడం వల్ల మహిళల యొక్క గొంతులు చట్టసభల్లో మరింత బలంగా వినిపించేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది అధ్యక్ష. నిర్ణయాలలో కూడా సమతుల్యత వస్తుంది అధ్యక్ష. సమాజ అభివృద్ధికి కొత్త దిశ ఏర్పడుతుంది అధ్యక్ష. ఈ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును 2029 ఎన్నికల నాటికి అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో సమావేశాలు నిర్వహించి అందరితో కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని రాబోయే ఎన్నికల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ శాతాన్ని పెంచే దిశగా తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాన్ని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తున్నాను అధ్యక్ష. భారతదేశంలో చరిత్రాత్మకమైనటువంటి మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ఈ సభలో ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి రిజర్వేషన్ 26 2022లో ప్రవేశపెట్టే దిశగా సవరణ పెడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క బిల్లులో ఈ మాట్లాడుతున్న ఈ గొప్ప సందర్భంలో సభ్యురాలుగా ఈ సభలో ఉండడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష. సువర్ణ అక్షరాలతో నిలిచిపెట్టేటువంటి చరిత్రాత్మక ఘట్టంలో నన్ను భాగస్వామిని చేసిన నా పాలమూరు పార్లమెంటు నియోజకవర్గ ప్రజలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఈ బిల్లు భారత మహిళల సాధికారతకు ఒక నూతన దశను ప్రారంభిస్తుంది అధ్యక్ష. మహిళల ప్రాతినిధ్యం పెరిగే కొద్దీ దేశ పాలన మరి ఇంత సమగ్రంగా సమానత్వంతో ముందుకు సాగుతుంది అధ్యక్ష. వంటింటికి పరిమితమైనటువంటి మహిళలు
నేడు అన్ని రంగాల్లో వారి సమర్థతను చాటుతూ భూమి నుంచి దివి దాకా మహిళలు ఎగిసినారు అధ్యక్ష. మరి చట్టసభల్లో కూడా ఈ మహిళలు రావడం వల్ల ఈ దేశ ప్రగతిలో వారి భాగస్వామ్యం అవసరం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నిన్న ప్రియాంక గాంధీ గారు మాట్లాడుతూ అధ్యక్ష, ప్రియాంక జీనే कल ये बोला अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू जी was the first to speak about equal rights for women in politics 1928. But even here Priyanka ji has once again put her family first. 3 years before 1928, in 1925, Mahatma Gandhi ji had already declared, as long as women of India do not take part in public life, there can be no salvation for the country. It is no surprise that the historic Salt Satyagraha saw participation from nearly 70,000 women. Adhyaksha, don't worry Priyanka ji. Whenever you think of keeping family first, we will remind you समाप्त करें. You to keep India first. Adhyaksha, तेलंगाना में एक इम्पोर्टेंट विषय भी बोलना है। अध्यक्ष, बहुत लोग बोल रहे हैं, कृपया समाप्त करें. अरुणा जी, 1 मिनट अध्यक्ष. తెలంగాణ में ఈ రోజు తెలంగాణని ఆ రోజు తెలంగాణ కోసం మాట్లాడని వాళ్ళంతా కూడా ఈ రోజు సభలో తెలంగాణ గురించి చాలా మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఏ రోజు కూడా పాల్గొనని వాళ్ళు ఈరోజు ఈ సభలో మాట్లాడడం దురదృష్టకరం అధ్యక్ష. ఒక ఓటు 2 రాష్ట్రాలని కాకినాడలో తీర్మానం చేసిన పార్టీ బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్ష. పార్లమెంటులో బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన రోజు బేషరతుగా మద్దతు ఇచ్చినటువంటి పార్టీ బీజేపీ అధ్యక్ష. ఈరోజు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు, మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే గారు, డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు మహిళల సమాన హక్కులు, వారి అభివృద్ధి, సమాజంలో న్యాయం కోసం ఎప్పటికప్పుడు బలంగా వాదించారు అధ్యక్ష. మహిళలకు సమాన హక్కులు కల్పించాలని, సమాన అవకాశాలు కల్పించాలని వారి యొక్క అవసరాన్ని స్పష్టంగా వారు తెలియజేశారు అధ్యక్ష అన్నాడు. ఈ రోజు మనం మహిళా రిజర్వేషన్ను అమలు చేసే దిశగా ముందుకు సాగుతున్నటువంటి సందర్భంలో వారి ఆలోచనలు మహిళలకు గొప్ప స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాయి అధ్యక్ష. ఈ రిజర్వేషన్ ద్వారా మహిళల కళలు నిజం కావడానికి మార్గం కూడా సుగమవుతా ఉంది అధ్యక్ష. రాజకీయ రంగంలో మహిళలకు సముచిత స్థానం లభించడం ద్వారా వారు దేశ నిర్మాణంలో మరింత కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశాన్ని పొందుతారు అధ్యక్ష. 2 మినిట్ 2023లో 23 సెప్టెంబర్లో ఈ బిల్లు పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందినప్పుడు ఇది 2034 తర్వాత అమలులోకి వస్తుందనేటటువంటి విధంగా చెప్తూ కొందరు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే బిల్లును తెచ్చారని అపహాస్యం చేశారు అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు 2029 ఎన్నికల నాటికి ఈ బిల్లును అమలు చేయాలనేటటువంటి దిశగా మన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు మరి ముందుకు రావడం మహిళల సాధికారతపై ఆయనకు ఉన్నటువంటి నిబద్ధతను స్పష్టంగా చూపిస్తుంది అధ్యక్ష. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంలో మహిళల భాగస్వామ్యం కీలకమని గుర్తిస్తూ దేశ నిర్మాణంలో మహిళలు ముందుండాలని భావించి ఈ బిల్లును తీసుకొచ్చిన నేపథ్యాన్ని మనం అందరం కూడా గుర్తించాలి అధ్యక్ష. ఇది కేవలం ఒక హామీ మాత్రమే కాదు, మహిళల భవిష్యత్తును నిర్మించే దిశగా దృఢమైన సంకల్పం అధ్యక్ష. समाप्त करें. 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट. नहीं 2 मिनट नहीं, आप अपनी बात समाप्त करें कृपया. ఈ బిల్లులో ఆమోదం పొందితే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి ఎన్డీఏకు క్రెడిట్ వస్తుందని భావించి వ్యతిరేకించకండి అని సభ్యులను నేను కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. మీరు ఈ డీలిమిటేషన్ పైన కానీ, సీట్ల పెంపు పైన కానీ, నారీ శక్తి వందన్ అధినియం 2026 పైన సవరణ బిల్లు పైన కానీ వ్యతిరేకిస్తే ప్రజలు మిమ్మల్ని వ్యతిరేకించే పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. మహిళలు రాజకీయాల్లోకి రావడానికి వస్తే నిలదొక్కుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందులు, కష్టాలు, అనేక సవాళ్లు ఎదుర్కొంటారు అధ్యక్ష. रिजर्वेशन अमल महिला आत्मगौरव तो अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे माननीय अखिलेश जी बोलने का मौका दिया। मैं इस सदन के माध्यम से महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहती हूँ।
सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर मिलना चाहिए। यह हमारी पार्टी और पूरे विपक्ष की भी प्रतिबद्धता है। सिर्फ घोषणा कर देना और धरातल पर लागू करने को वर्षों तक टाल देना यह महिलाओं के साथ न्याय नहीं है। सरकार ने 33% महिला आरक्षण की बात तो की है, लेकिन इसे परसीमन और जनगणना से जोड़कर लागू करने की शर्त लगा दी। इसका अर्थ यह है कि आज की महिलाओं को अधिकार देने के बजाय उन्हें भविष्य की अनिश्चितता के भरोसे छोड़ दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की महिलाएं आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों से जूझ रही हैं। अगर सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण के प्रति गंभीर है तो उसे इस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने की स्पष्ट समय सीमा बतानी चाहिए। मैं सरकार से यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या कारण है कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक को लागू करने के लिए अब तक कोई ठोस रोड मैप और तारीख सामने नहीं रखी गई। महिलाओं का सम्मान केवल भाषणों में नहीं बल्कि ठोस निर्णय और समयबद्ध कार्यवाही से सुनिश्चित होता है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि महिला आरक्षण को केवल एक राजनीतिक घोषणा बनाकर इसे जल्द से जल्द लागू करने का स्पष्ट और पारदर्शी रास्ता प्रस्तुत करें ताकि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार वास्तव में मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती गेनीबेन ठाकुर, कृपया 6 बजे रिप्लाई है और बहुत से स्पीकर हैं। एक मिनट सुन लीजिए, बहुत से स्पीकर मैं चाहता हूं कि 2-2 मिनट में अगर अपनी बात कहें तो आई थिंक सो। आभार अध्यक्ष महोदय। संविधान 131 संशोधन विधेयक 2026 बिल में मारा विचारों रजू करूँ छूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हूँ आज एक संसद सभ्य तरीके नहीं पण देशनी करोड़ों ओबीसी महिलाओना अवाज रजू करवा माटे करीने अहींया ऊभी थई छूं। अध्यक्ष महोदय, हूँ आभार मानु छूं कोंग्रेसनी सरकारनो, आभार मानु छूं राजीव गांधीनो के एमणे पंचायती राजमां 33% महिला अनामत आपीने मारा जेवा गरीब समाजमांथी आवीने अहींया पंचायती पार्लामेंट सुधी जाहिर जीवन में चूंटणी में लड़वा माटेनो मौको आप्यो अने लोकोनुं काम करवा माटेनी तक आपी। अध्यक्ष महोदय, आजे ओबीसी महिला तरीके देशना प्रधानमंत्री पासे अने अपना मारी साथी महिला संसद सभ्यों भारतीय जनता पार्टीना महिला सांसदों बात करता था कि कांग्रेसनी महिला सांसदों आ बिल ने टेको आपे तो आपना माध्यम थी हूँ चालू सरकार में जे महिला ओबीसी महिलाओं छे एमने विनंती करूँ छूं के पंचायती राज में एससी एसटी ओबीसी महिलाओं ने कांग्रेसनी सरकारे एने आरक्षण आप्युं अने एटला माटे करीने मोटा भागनी महिलाओं आज 78 महिला सांसद सभ्यों छे आ संसद में एमां एससी हशे एसटी हशे ओबीसी हशे ए आरक्षणनो लाभ लईने पंचायती पार्लामेंट सुधी अहींया पहोंचवा माटेनो मौको आप्यो छे। त्यारे हूँ आपना माध्यमथी सरकारने विनंती करूँ छूं अने खास करीने भारतीय जनता पार्टी ए ज्यारे 2023 में सर्वसम्मतिथी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं ने आरक्षण माटेनु बिल पसार करवामां आव्युं तो 2024 में आ बिल लागू पाडवामां केम ना आव्युं। तेना पछी अनेक वखत सत्र बोलाववामां आव्या पण ए सत्रमां पण आ बिलनी कोई चर्चा करवामां न आवी। हूँ आपना माध्यमथी सरकारने विनंती करूँ छूं के तमे महिलाओने आरक्षण आपवा मांगता हो, एमना हकने अधिकार आपवा मांगता हो तो तमे
2024 માં આ બિલનો અમલ કેમ ના કર્યો? માન્ય અધ્યક્ષ મહોદય, આપના માધ્યમથી હું એક ઓબીસી મહિલા તરીકે આભાર માનું છું રાહુલ ગાંધીજીનો કે એમણે સમગ્ર દેશમાં એસસી એસટી ઓબીસી જે જનગણના માટે કરીને એમણે સમગ્ર દેશના લોકોને વાત કરી અને જ્યાં પણ કેન્દ્ર રાજ્ય સરકાર એ કોંગ્રેસની છે ત્યાં જનગણના કરવા માટે કરીને એમને આદેશ આપ્યો. હું આભાર માનું તેલંગાણાની કોંગ્રેસ સરકારનો કે એમને જનગણના કરી અને ઓબીસીને 49% ઓબીસી રાજ્યની અંદર છે એને હક આપવા માટેની વાત એ રેવંત રેડ્ડીની સરકારે કોંગ્રેસની સરકારે કર્યો. માન્ય અધ્યક્ષ મહોદય, હું આપના માધ્યમથી સરકારને કહેવા માંગુ છું કે દેશમાં 50% એ ઓબીસી એની વસ્તી છે. 50% ઓબીસી વસ્તી હોવા છતાં રાજ્યની અંદર ઓબીસી સમાજને નથી બજેટ મળતું અને ઓબીસી સમાજની મહિલાઓને આજે આ 33% બિલની અંદર પણ ક્યાંય બિલની અંદર ઉલ્લેખ એ ઓબીસી મહિલાઓને અનામત આપવા માટેનો કરવામાં આવેલું નથી. ત્યારે માન્ય અધ્યક્ષ મહોદય, આપના માધ્યમથી સરકારને હું વિનંતી કરું છું કે તમે આજે બિલ લઈને આવ્યા છો એ પહેલા જે તે રાજ્યની અંદર વસ્તી ગણતરી થવી જોઈએ, એનું સીમાંકન નક્કી થવું જોઈએ અને સીમાંકન નક્કી થયા પછી જેની જેટલી વસ્તી છે એના પ્રમાણમાં એને અનામત આપવી જોઈએ. હું દેશના પ્રધાનમંત્રીને એક ગુજરાતી મહિલા તરીકે, એક ઓબીસી મહિલા તરીકે વિનંતી કરું છું કે તમે વારંવાર અનેક સભાઓમાં ભાષણ કર્યા છે કે હું ઓબીસી વડાપ્રધાન છું અને ઓબીસી વડાપ્રધાન જ્યારે તમે એની ઓળખ આપો છો ત્યારે આ દેશની ઓબીસી મહિલાઓને આરક્ષણમાં 33% જે બિલ આવે છે એની અંદર ઓબીસી મહિલાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે એવી હું વિનંતી કરું છું. सभापति महोदय, एक अनुरोध मैं करूंगा कि जब किसी पार्टी का कोई स्पीकर बोल रहा है तो उस स्पीकर और चेयर के बीच से जिस तरह से लोग क्रॉस कर रहे हैं, आप समझते हैं ये सदन की मर्यादा है. इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो उसके सामने से या उसके सामने क्रॉस करके आप मत जाएं. ये मर्यादा के खिलाफ है. प्लीज दिलीप से किया जाए. সভাপতি মহোদয়, মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি এখন ঐতিহাসিক যুগান্তকাৰী আৰু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দেশৰ মাতৃশক্তিক সমৃদ্ধ কৰা, দেশৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত নাৰী শক্তিক বহুল অংশীদাৰিত্বৰে তেওঁলোকৰ সামাজিক ন্যায়, তেওঁলোকৰ সামাজিক সবলীকৰণ, সামাজিক সুৰক্ষা আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকক সমৃদ্ধ কৰাৰ বাবে আজি যিখন বিধেয়ক নাৰী শক্তি বন্দন সংশোধন বিধেয়ক 2026 সদনত আজি চৰ্চা চলি আছে, এই বিধেয়কখনৰ সমৰ্থনত মই আজি ইয়াত থিয় হৈছোঁ. সভাপতি মহোদয়, পুজো আহা আই মাতৃৰ চৰণ কমল, উঠক বাজি জয়ধ্বনি परम मंगल. आय मातृ हमारे देश के जो महिला शक्ति है उनके मंगल कामनामय करते हुए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश में नारी शक्ति के बंधन के लिए, नारी शक्ति को सबलीकरण के लिए और नारी शक्ति के नेतृत्व में विकसित भारत बने, ऐसा जो संकल्प के साथ इस विधेयक को यहाँ प्रस्तुत किया है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ. सभापति महोदय, आमी सकले जानो जे भारतवर्षर आधा जनसंख्या नारी आय मातृ समाज. এই আই মাতৃ সমাজ স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই 1952 চনৰ প্ৰথম নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰাই তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ পাইছে. এটা ভোট এজন ব্যক্তি সমান মূল্য, এই নীতিৰে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হৈছে. কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজিলৈকে আমাৰ নাৰী শক্তিয়ে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যিমান শক্তিশালী স্থান ল'ব লাগিছিল সিমান স্থান ল'ব পৰা নাই. সেয়েহে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি আমাৰ এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছে আৰু এই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে 33% আসন লোকসভা আৰু বিধানসভাসমূহত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে.
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ মহোদয়। কাৰণ কিয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 1994 চনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ দলীয় সংগঠনত 33% মহিলা কাৰ্যকৰ্তাক সংগঠনত নিয়োজিত কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। আজি বিৰোধী দলবিলাকে কৈ আছে যে এই বিলখন অনাৰ ইমান জলদিবাজি কিয়? মই বিৰোধীক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া 1975 চনত 24 জুনৰ দিনা দেশত যেতিয়া জৰুৰীকালীন অৱস্থা ইমাৰ্জেঞ্চি আনিছিল, তেতিয়া কিয় ইমান জলদিবাজি কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে, অপজিশ্যন পাৰ্টিয়ে? ৰাতি উইদাউট কেবিনেট মিটিং, উইদাউট কেবিনেট এপ্ৰুভেল যদি তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰক ধ্বংস কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বাক স্বাধীনতা সাংবাদিকক বাকৰুদ্ধ কৰি তেওঁলোকে যদি ইমাৰ্জেঞ্চি লগাব পাৰে, তেওঁলোকে নিজকে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে, এয়া তেওঁলোকৰ ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয়নে মহোদয়? আজি আমি জলদিবাজি কৰিছোঁ দেশৰ আই মাতৃসকলৰ সন্মান মৰ্যাদা আৰু তেওঁলোকক যাতে আমি দেশৰ প্ৰগতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্ব দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে জলদিবাজি কৰিছোঁ। আৰু আমি আৰু জলদিবাজি কৰিম আই মাতৃসকলে যাতে 33% নহয় তাতকৈও বেছি অংশীদাৰিত্বৰে আমাৰ দেশখনৰ বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াত অংশীদাৰিত্ব হয়। মহোদয়, মই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আজি নাৰী শক্তিৰ বন্ধন, নাৰী শক্তিৰ সামাজিক সবলীকৰণ আজিৰ নহয়, পুৰণা দিনৰ পৰা চলি আছে। আপুনি মেঘালয়ত যাওক, আপুনি মণিপুৰত যাওক, আপুনি মিজোৰামত যাওক, ত্ৰিপুৰাত যাওক, চৌদিশে নাৰী শক্তিৰ বন্ধন, অভিনন্দন আৰু তেওঁলোকৰ অংশীদাৰিত্ব সুনিশ্চিত। আধা মিনিট দিছে, আধা মিনিট সভাপতি মহোদয়, আধা মিনিট দিছে, আধা মিনিট সভাপতি মহোদয়, আধা মিনিট সভাপতি মহোদয়, সভাপতি মহোদয়, মই অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন সদস্য হিচাপে ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী দলৰ নেতাক আজি মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অপমান কৰা অধিকাৰৰ মূল্য কংগ্ৰেছে ভৰিব লাগিব, কংগ্ৰেছে প্ৰায়শ্চিত্ত কৰিব লাগিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় ভাৰত মাতা, জয় নাৰী শক্তি। थैंक यू सर, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए बात जो कर रहे, ये एक्चुअली देश को सरकार बताना चाहते हैं जो अपोजिशन वुमेन का अगेंस्ट में है, ये सच है ही नहीं। हम लोग का रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में साइन कर दिया था, हम लोग सब एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन इसका वो हिंदी का गाना याद आ रहा है, चोली के पीछे क्या है, चुन्नी के नीचे क्या है। तो ये एक्चुअली चोली का पीछे मीन्स इस रिजर्वेशन बिल के पीछे डिलिमिटेशन का क्या बात है, क्यों इसको जोड़ दिया है? जो 56 इंच सीना के बात करते हैं उसको क्यों औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है इस बिल के अंदर? वो तो नहीं होना चाहिए था ना। आप बताइए, अभी तक सरकार ने कौन सा एथिकली काम किया? डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो जो काम करना है सरकार ने कर रहे हैं, अभी तक किया है। आप 543 MP, उसमें 1/3 181, इतना हिम्मत है यहाँ पे जितना MPs बैठे हैं उनको पुरुष जितने हैं, आप बोलो उसको छोड़ दो और 181 लड़की को लाए तो सैक्रिफाइस समझ में आएगा। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये औरत को सामने रख के डील कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला कर रहे हैं। लेकिन आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है सदन से, देश से, नारी शक्ति का बात मत करो। नारी को देवी बनाना, दुर्गा बनाना, काली बनाना मत करो। नारी को इंसान समझो, इंसानियत दिखा, उससे काफी है। इतना ऊपर रखने का कोई जरूरत है नहीं। अगर वही है तो फिर आप ये करो ना, आपका MP पुरुष, तो मतलब क्या आप 543 हक आपका रख रहे हो, फिर भी नारी के बात कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हो एम्पावरमेंट कर रहे हो। क्या है? आप कौन होते हैं एम्पावर करने के लिए? आपके आधा MP तो रेप केस में है, आधा MP डाउरी केस में है, आधा MP तो इसमें कार्रवाई का हिस्सा नहीं फिर आपके मुंह से नारी किसी पे आरोप लगाना है देते। तो आपको किसी पे आरोप लगाना तो लिख करके पहले से देंगे। ठीक है सर, जो नाम है वो सिर्फ बता दीजिए लिस्ट पे। आप मुझे बताइए 2047 में क्या विकास होगा, उसका बात अभी
47 में, यहाँ पे आधा लोग जिएंगे नहीं। लेकिन 2011 में जो सेंसस हुआ है उसका काम अभी तक चल रहा है, तो 2047 तो अगला जिंदगी देखेंगे। आप लोग का एक भी काम सही नहीं है, एक भी बात सच नहीं है। आप पॉपुलेशन का हिसाब से करें। मैं भी चाहती हूँ मेरा कॉन्स्टिट्यूंस में और एक एमपी आए, लड़की आए, उसके साथ काम करेंगे, ये सच है। ममता बनर्जी एक है जो सीएम है, अपने बलबूते पे सीएम बने, कोई दिल्ली का सीएम जैसे बने नहीं, तो वो और 37% ऑलरेडी कोई लॉ का जरूरत नहीं हुआ, कोई अमेंडमेंट का जरूरत नहीं हुआ, कोई बिल का जरूरत नहीं हुआ, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं ममता बनर्जी की वजह से, क्योंकि वो बात नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, सिर्फ करके दिखाते हैं, जो बीजेपी वाला नहीं करके दिखाते, सिर्फ इलेक्शन जीतने का तरीका है। लेकिन फिर भी इस टाइम में सब कुछ छोड़ के, वार इतना इम्पोर्टेंट इशू था, तब भी आप ये सेशन नहीं किया, इतना इम्पोर्टेंट इशू में, फिर भी अभी किया है। क्यों? क्योंकि डीएमके हम लोग का आसाम को सब आना पड़ेगा, डिस्टर्ब होगा इलेक्शन का। फिर भी मैं यहाँ पे बोलकर जाती हूँ, बीजेपी फिर भी वेस्ट बंगाल में हारेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कल से यहाँ पे चर्चा शुरू है नारी शक्ति वंदन बिल पर, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जो सत्ता पक्ष के हमारे सांसद है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस तरीके से महिला के हित में बात कर रहे हैं कि जैसा लग रहा है कि महिलाओं के हितैषी सारे एक तरफ बैठे हुए हैं और इधर सब विरोध में बैठे हुए हैं, किंतु उन्हें इतिहास पता नहीं है कि मनुस्मृति में महिलाओं को क्या दर्जा दिया है, मनुस्मृति को मानने वाले कौन लोग हैं, ये पहले पता कर लो। इतिहास इन्हें पता नहीं है। कोई कलाकार खड़ा हो जाता है, कुछ भी बताता है, कोई कुछ खड़ा हो जाता है, कोई कुछ भी बताता है, लेकिन इतिहास क्या है? नारियों को सम्मान देने का काम किसने किया है इस देश में? यह मनुस्मृति में महिलाओं को क्या सम्मान दिया गया है? एक बार मनुस्मृति पढ़ के देखिए, बाद में आप संविधान पढ़ना, पहले मनुस्मृति तो पढ़ लो। इस संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिया हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, और देश के पहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 में महिलाओं को पुरुषों के साथ में वोट का अधिकार दिया, जबकि विश्व में महिलाओं को बहुत बाद में वोट का अधिकार मिला है। आप इतिहास पढ़िए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस देश में जब देश के पंतप्रधान मोदी जी यहाँ पे बोल रहे थे कि आज 27 लाख महिलाएं हमारे नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में है, 27 लाख महिलाएं अगर पद पर है तो किसके वजह से है? वो नाम भूल गए थे। वो राजीव गांधी जी, उन्होंने दिया वो अधिकार महिलाओं को, इन्होंने नहीं दिया, ये सत्ता पक्ष ने नहीं दिया। उस समय राजीव गांधी जी ने वो अधिकार हमारे महिलाओं को दिया। आज बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब महिला सम्मान की बात आती है तो ये लोग इतने पीछे क्यों दिखते हैं कि बलात्कारियों का साथ देते हैं? इनके विधायक, सांसद बलात्कारियों का साथ देते हैं, उनका सत्कार करते हैं। हाँ, ये कैसा न्याय है अध्यक्ष महोदय? जी 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 बिल्कुल, मुझे पता था इनको तीखा लगेगा तो बुरा लगेगा, जो सच है वो बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा इस सदन में, ये देश की पहली राष्ट्रपति किस पार्टी ने दिया? संसद इस में देश को एक मिनट, ये संसद हमारे लिए बहुत बड़ा मंदिर है। ये संसद को बलात्कारों को सपोर्ट करे बोल के 26 सांसदों को, मेरा को नहीं, 26 सांसद को अपमान करे, इसमें डिलीट करना चाहिए, बहुत गलत है। कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा सर। अगर मैंने गलत बोलूंगा तो रिकॉर्ड से निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस देश के पहली राष्ट्रपति इस देश को किस पार्टी ने दिया? देश की पहली पंतप्रधान इस देश को किसने दिया? लोकसभा स्पीकर महिला किसने दिया? पहली मुख्यमंत्री इस देश में किसने बनाया? और ये लोग बात करते हैं महिलाओं की। अध्यक्ष महोदय, समाप्त करें। आपको एक मैं खुद का उदाहरण दे रहा हूं आपको कि आज मैं सांसद कर यहाँ पे बोल रहा हूं, इस जगह एक महिला बोली होती
बस 2 मिनट बोलूंगा सर, मुझे पता है मुझे ज्यादा देर मिलने वाला नहीं, क्योंकि तीखे जब जो तीखा बोलता है उसको ज्यादा समय मिलता नहीं है। लेकिन आपसे अपेक्षा करता हूं न्याय की। इस जगह एक महिला सांसद बोल रही होती, मेरी धर्म पत्नी जिसके साथ अन्याय करने का काम वहां की राज्य सरकार बीजेपी की थी। 2024 में कांग्रेस पार्टी ने रश्मि बरुए को लोकसभा की टिकट दी थी, उसका जाति प्रमाण पत्र सुनिए सर, एविडेंस है ये देखो, कोर्ट में हाई कोर्ट तक के गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, स्टेट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी हार गई। एक महिला को रोकने का काम पाप करने वाली सरकार ये है। सर कंक्लूड करने दीजिए, 1 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा, 1 मिनट में। और जो भी बातें बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कंक्लूड करें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कमी है इसलिए मैं कुछ वादे हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने कल कुछ वादे किए, उस पर 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। बहुत लोगों की बात आ गई है। आपने वादे किए, राहुल गांधी उनके कुछ वादे याद देना चाहता हूँ। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, कालाधन वापस, देश की जनता कब तक इनके आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज मुझे बोलने का मौका दिया है। आज मैं नारी शक्ति के इस निर्णय का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। आज इस सदन में इस विधेयक पर चर्चा करते हुए पूरे देश की महिलाओं को गर्व महसूस हो रहा है। ये केवल एक विधेयक नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीय महिलाओं के संघर्ष का विजय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज नारी शक्ति के लिए एक नए युग का उदय हुआ है। ये निर्णय इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नारी सशक्तिकरण की इस यात्रा की शुरुआत कर दी थी। मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें महिलाओं के लिए कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए थे, जिनका प्रभाव आज पूरे देश में देख रहे हैं। चाहे बेटियों की पढ़ाई के लिए कन्या केळवणी और शाला प्रवेश उत्सव, या संकट के समय मदद के लिए अभियान 181 हेल्पलाइन, मोदी जी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। मोदी जी ने गुजरात में महिलाओं को हर स्तर पर सुरक्षा शिक्षा का कवच दिया है। उनका समर्पण आज मैं पूरे सदन को बताना चाहती हूँ कि उनका समर्पण ऐसा था कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी भेंट और सौगात मिलती थी वो उनकी नीलामी करते थे और उससे मिलने वाला सारा पैसा कन्या केळवणी निधि में जमा कराते थे, ताकि बेटियों की उच्च शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भेंट सौगात एक कन्या केळवणी में उसने दिया है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली है, नारी शक्ति के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज मोदी सरकार ने बेटियों को खुले आसमान में उड़ने के लिए पंख दी है। आज खेल के मैदान से लेकर स्टार्टअप की दुनिया तक सरकार हर बेटी के पीछे ढाल बनकर खड़ी है। रक्षा क्षेत्र में तो हमने इतिहास रचा है। आज सैनिक स्कूल के द्वार बेटियों के लिए खुल चुके हैं। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जा रहा है और भारत की बेटियां फाइटर पायलट बनकर आसमान की ऊंचाइयों में देश की सुरक्षा कर रही है। ये नया भारत है। यहाँ ग्रामीण, शहरी, आदिवासी और दलित हर वर्ग की महिला देश के निर्माण में अपना गर्व से योगदान दे रही है। अध्यक्ष महोदय, इस कानून की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका सामाजिक न्याय है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है, जिससे समाज के सबसे पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवाज भी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में गूंजेगी। महिलाओं में निर्णय लेने की अद्भुत संवेदनशीलता होती है। जब वे नीति निर्धारण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएगी तो हमारे लोकतंत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा और जनता का संसद के प्रति विश्वास और भी मजबूत होगा। मैं स्वयं इस विजन का एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं एक अत्यंत साधारण परिवार से आती हूँ, जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मेरी राजनीति
यात्रा भावनगर में एक पार्षद के रूप में शुरू हुई थी। आज अगर मुझ जैसी एक सामान्य कार्यकर्ता को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रही हूँ, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी सोच का ये परिणाम है। उन्हें केवल सशक्तिकरण की बातें नहीं की, बल्कि उससे वास्तव में बदलने के लिए क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। संसद में 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था। ये अधिनियम लागू करने का ये समय है, ये सही समय है। करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का ये समय है। मैं विपक्ष के सभी साथियों से विनम्र अपील करती हूँ कि ये राजनीति से ऊपर उठकर ये ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करें और देश की मातृशक्ति के सशक्तिकरण के संकल्प को साकार करें। ये आरक्षण विधेयक हमारी माता बहनों को राजनीति भागीदारी का अटूट भरोसा देंगे। मैं ऐतिहासिक कदम का पूर्ण समर्थन करती हूँ। मेरे देश की माता बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं पूरे देश की महिलाओं की ओर से मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि इस अधिकार का सही उपयोग करें, देश के विकास में भागीदार बनेंगे और एक मजबूत, सशक्त और समान भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री अजय सिंह लोधी, श्री अजय सिंह लोधी जी, श्री अजय सिंह जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जो पार्टी की ओर से महिला आरक्षण विधेयक समर्थन में बोलने का मौका मिला। मैं महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करता हूं। महोदय, हमारा देश वह देश है जहां नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। जैसा कि हमारी परंपरा में देवियों को सर्वोच्च स्थान दिया गया। यह वह देश है जहां कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है, राम से पहले सीता जी का नाम लिया जाता है। लेकिन महोदय, यह केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान है, जमीनी सच्चाई इससे अलग है। सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण महिलाओं को राजनीति में उच्च स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वे हकदार हैं। इसलिए यह विधेयक देश और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदय, इस विचार को सबसे पहले 1987 में माननीय राजीव गांधी जी ने सामने रखा था। उस समय से लेकर आज तक लगभग 37 वर्ष हो गए हैं। लंबा समय बीत चुका है। यह आपने बताया है कि महिलाओं को उनका अधिकार देने में कितनी देरी की गई है। हम सब उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह विधेयक लेकर आएगी और यह महिलाओं को वास्तविक में तत्काल आरक्षण देगी। महोदय, जब हमने इस विधेयक को पढ़ा, गहराई से पढ़ा, तो हमें महसूस हुआ कि यह विधेयक महिलाओं को सशक्त करने के बजाय उन्हें भ्रमित करने का काम कर रही है। महोदय, यह बिल महिलाओं को तुरंत आरक्षण नहीं देता, बल्कि इसे जनगणना और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं से जोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को आरक्षण का अधिकार नहीं, बल्कि अनिश्चित भविष्य में मिलेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए हमें और इंतजार करना चाहिए? यह क्या न्याय है कि 37 साल इंतजार करने के बाद भी उन्हें अभी नहीं बाद में कहा जाए? महोदय, इस बिल में रोटेशन का प्रावधान जिस तरीके से रखा गया है वह भी कई सवाल खड़े करता है। 2008 के पहले जो विधेयक आए थे उनमें रोटेशन का प्रावधान स्पष्ट रूप से परिभाषित था। सही था या गलत, यह अलग बहस हो सकती है, लेकिन कम से कम स्पष्टता थी। लेकिन इस बार कहा गया है कि डेलिमिटेशन के बाद हर बार रोटेशन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल हॉल में कहा था कि कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए।
सीधा काम होना चाहिए, लेकिन जो बिल लाया गया उसमें जनगणना और डिलिमिटेशन जैसा कोई इफ एंड बट जोड़ दिए गए। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर क्यों है? अब मैं नारी सम्मान के मुद्दे पर आना चाहता हूं। महोदय, सवाल यह है कि सरकार ने ज़मीन पर क्या किया है? इससे पहले महिलाओं का सम्मान वास्तव में बढ़ा हो? कुछ समय पहले हरियाणा में हमारी महिला पहलवान सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रही थी, पूरा देश उनके साथ खड़ा था, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी के पास उनके लिए एक शब्द भी नहीं था क्या? काइंडली टेक योर सीट, यू आर सो सीनियर, प्लीज। क्या कारण था कि ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद को बचाया गया? यही नारी सम्मान है। महोदय, देश में किसी भी हिस्से को देख लीजिए, हाथरस, मणिपुर, हरियाणा, यह सूची खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर है। एक मिनट साहब, एक आधा मिनट। नारी सम्मान का जो जोर नारा दिया जाता है वह केवल पैकेजिंग बनाकर रह गया, और जब उस पैकेजिंग को खोलते हैं तो अंदर से पुरानी सच्चाई निकलती है। इसका मतलब है कि वन टाइम अपॉर्चुनिस्ट बनकर रह जाता है। धन्यवाद। श्रीमती प्रतिभा धानोकर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। अजय सिंह लोधी जी, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ती वंदन अधिनियमावरती बोलण्याकरता मी आपल्यासमोर उभी आहे। 1987 मध्ये आदरणीय राजीवजीने हे बिल आणलं होतं आणि या बिलावरती जवळपास 37 वर्षानंतर आता चर्चा होत आहे। खरं तर आम्ही महाराष्ट्रातल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींना, आदरणीय म्हणजे जे पक्षाचे असतील, काँग्रेस पक्षाच्या आणि महाविकास आघाडीच्या विचारांच्या सगळ्याच लोकांनी आतापर्यंत महिलांना प्रामाणिक न्याय देण्याचा प्रयत्न केला। त्यात आपण बघितलं असेल की 1994 मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांनी 33% आरक्षण हे विधानसभेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मंजूर केलं। त्याच्यानंतर 2011 मध्ये आदरणीय पृथ्वीराज बाबा चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी 50% आरक्षणाचा लाभ या सगळ्या माता भगिनींना त्या ठिकाणी दिला। आणि त्यानंतर आपण पाहिलं की आजच्या या बिलाच्या विरोधात आम्ही अजिबात नाही, पण आज या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर बोलत असताना महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या विरोधात आम्ही नाही, पण महिलांच्या अधिकाराची ही लढाई आम्ही सतत लढत आहोत आणि ही लढाई लढत असताना आम्हाला आरक्षणाची गरज अजिबात नाही। आज आपण बघितलं असेल की आरक्षण नसताना देखील या देशाच्या पंतप्रधान म्हणून इंदिराजींना काम केलं, या देशाच्या राष्ट्रपती म्हणून प्रतिभाताई पाटील असतील, या महिलांनी सक्षमपणे काम केलं। आज या ठिकाणी आम्ही खासदार म्हणून आहो, वर्षाताई असतील, मी असतील, आम्ही आमदार देखील झालो, तर आम्ही सर्वसाधारण गटातून लढून आमदार झालो आणि कदापि आम्हाला आरक्षणाची गरज पडली नाही। आणि तेवढी ताकद आमच्यात आजही आहे की आम्ही पुरुषाच्या विरोधात लढून, पुरुषाच्या ठिकाणी लढून। आपण पाहिलं असेल की एखाद्या महिलेचं आरक्षण असेल तर त्या ठिकाणी पुरुष लढू शकत नाही, मात्र आज 50% नाही तर आम्हाला 100% आरक्षण आहे, कारण पुरुषाच्या ठिकाणी लढून देखील आम्ही या ठिकाणी खासदार म्हणून निवडून आलो। आज माझा प्रश्न आहे की खरंच हे बिल महिलांना अधिकार देणारा आहे की फक्त महिलांना दिखावा महिला आरक्षणाचं करणारं हे बिल आहे? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार म्हणताय की 33% आरक्षण देणार, पण त्याला जोडून जनगणना आणि सीमांकन देखील आपण जोडून दुसरे 2 विधेयक देखील या ठिकाणी पारित करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आपण करत आहे। माझे काही प्रश्न या ठिकाणी आहे की खरंच जनगणना या ठिकाणी कधी होणार आहे आणि सीमांकन देखील कधी होणार आहे? आपण बघितलं असेल की 2011ला जनगणना झाली, त्या 2011च्या जनगणनेवरतीच आता आपण हे बिल पास करत आहोत। 23 मध्ये जो ठराव या ठिकाणी झाला आणि काल रात्री जे बिल या ठिकाणी आलं, काल रात्री जे नोटिफिकेशन निघालं, नोटिफिकेशन मध्ये असं आहे की ॲज इट इज जशानं तसं आरक्षण राहील, मतदारसंघ वाढणार नाही, मात्र मतदारसंघामध्ये फेरबदल आपण या ठिकाणी करणार आहे। म्हणजे कुठंतरी ओबीसींना डावलून या ठिकाणी ही जनगणना आपली होणार आहे। या विधेयकामध्ये ओबीसी महिलांसाठी काही वेगळी व्यवस्था देखील आपल्याला दिसत नाही, जेव्हा की देशाची सगळ्यात मोठी संख्या, अध्यक्ष महोदय आता बोलायला लागली, किमान 2 मिनिटं वेळ आहे अजून,
जेव्हा देशाची सर्वात मोठी संख्या ही ओबीसी मधून येत आहे त्या महिलांना प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवण्याचा कट हा भाजपाचा या ठिकाणी दिसत आहे. सामाजिक न्याय आणि विचारांच्या विरोधात आहे. आरक्षण हे फक्त 15 वर्षासाठी आपण केलं म्हणजे या ठिकाणी काम करणाऱ्या महिला या फक्त 15 वर्षासाठी मर्यादित आहे का याचा देखील विचार आपण केला पाहिजे. आज या सभागृहात निवडून आलेल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधी या आरक्षणाच्या भरोशावर निवडून आल्या नाही, त्यांच्या स्वतःच्या ताकदीच्या भरोशावर या सभागृहात निवडून आल्या. म्हणून आम्हाला आरक्षण नको, खऱ्या अर्थानं द्यायचं असेल तर संरक्षण आपण या ठिकाणी द्यावं. आज जे अत्याचार महिलांवरती होत आहे, आज मिनिटाला महिलांवरती अत्याचार होत आहे, महिला अत्याचाराचे प्रकरण होत आहे, त्याच्यासाठी संरक्षण आपण का देणार हे पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी हे सिद्ध केलं पाहिजे. या देशात आपण पाहिलं असेल की महिलांच्या नावावरती आपण अनेक लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी निवडून येतो आणि निवडून येत असताना माझी आपल्याला विनंती आहे की निवडून आल्यानंतर आता कुठेतरी आदरणीय राहुलजी आणि आदरणीय प्रियंकाजीचं नेतृत्व हे देशातील लोक मान्य करत आहे आणि या नेतृत्वाची भीती आपल्याला 29 मध्ये होत आहे. म्हणून आपण कुठेतरी विशेष सत्र में बोले जी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया. महोदय, ये 2 दिन से जो मैं सुन रहा हूँ, विपक्ष वाले जो नैरेटिव बता रहे हैं कि महिला रिजर्वेशन बिल, महोदय इसमें महिला रिजर्वेशन बिल तो है ही नहीं चर्चा में 2 विषय है, सीट बढ़ाने की और डिलिमिटेशन की. तो रिजर्वेशन का जो जैसे सभी बता भी रहे हैं साथ साथ कि उसका तो अधिनियम बन चुका है, उसको अभी लागू करने के लिए सीट बढ़ानी है. वो सीट बढ़ाना होगा तो डिलिमिटेशन करना होगा, जिसके लिए कमीशन बनानी है. तो कमीशन बनाने के लिए ये पारित होना है, कमीशन गठन करने के लिए यहाँ पे चर्चा हो रहा है और सीट बढ़ाने का चर्चा हो रहा है. तो ये लोगों को गुमराह करने के लिए कि महिला रिजर्वेशन ओबीसी का उसमें रिजर्वेशन रखें, औरों को रिजर्वेशन रखें, ये सारे चर्चा हो चुका है 2023 में और महिला रिजर्वेशन एक्ट बन चुका है. तो इसको इतना समय बर्बाद किए हैं विपक्ष ने, ये मैं निंदा करता हूँ. साथ ही आप देखेंगे विपक्ष जितने जो परिवारवाद वाले जो राजनीति कर रहे हैं उनमें तो सभी माँ बहनें सब उनमें सीट आ रहे हैं लड़के, पर उन्होंने औरों को देने का मौका नहीं दे रहे हैं. मैं महोदय बहुत पिछड़ा एरिया से आता हूँ, फर्स्ट टाइमर राजनीति करने वाला हूँ मेरे परिवार से, और मेरे एरिया इतना पिछड़ा है कि वहाँ पे अभी उभरने का जरूरत है, लोगों को मौका मिलने का जरूरत है. पर जो पुरखों से राजनीति कर रहे हैं वो अपना रोटी सेकने के लिए, अपना राजनीति चलाने के लिए औरों का मौका नहीं मिले, पिछड़ों का मौका नहीं मिले. महोदय, ये इस टाइप का गुमराह ना करें. और ये रिजर्वेशन का बात इतना करके जो कांग्रेस क्रेडिट लेने का चाह रहा है, महोदय मैं उड़ीसा से आता हूँ. उड़ीसा में ST SC को रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में ST वहाँ होते हैं 22.5%, ST होते हैं 16%, 16.25%. हायर एजुकेशन में मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए ये कांग्रेसी सहित अभी तक जितने भी बीते 77 साल उड़ीसा में राजनीति किए, शासन किए, ST SC के लिए सिर्फ 12% और 8% ही मेडिकल इंजीनियर में रखे थे. अभी डबल इंजन सरकार बनने के बाद, मोहन मांझी की सरकार आने के बाद ST के लिए 22.5% मेडिकल इंजीनियर हायर एजुकेशन में और SC के लिए 16.25%. OBC के लिए बार हम लोग मांग कर रहे थे उड़ीसा में कि उनके रिजर्वेशन दिया जाए नौकरी में, अभी तक इन्होंने नहीं किया था. हमारा सरकार आने के बाद 11.25% पढ़ने में भी और रिजर्वेशन में भी इसमें रिजर्वेशन दिया है. तो महोदय अभी बाकी तो क्लैरिफिकेशन गृह मंत्री देंगे, तो ये मैं इतना कहना चाहता. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. माननीय सभासदों, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई इन तीनों विधेयकों पर सभा के निर्णय तक बढ़ा दिया जाए. सुश्री मिताली बाग, मिताली 2 मिनट सर. माइक यू विल गेट इट অটোমেটিকলি. নমস্কার মহাশয়, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ. সকাল থেকে সংসদ ভবনে নারী শক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলা হচ্ছে. আমরা যদি একটু তাকাই, যারা নারীদের সম্পর্কে এত বড় বড় কথা বলছেন, সেই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যেভাবে নারীদের নির্যাতন হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা দেখে অবাক হয়েছি এবং লজ্জা লাগে. আমরা ভুলে যাইনি হাসরতের কথা, আমরা ভুলে যাইনি মণিপুরের কথা. তাই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এবং যারা নারীদের নিয়ে এত বড় বড় কথা বলছে তাদের মুখে নারী ক্ষমতায়নের কথা মানায় না. আমি গর্বিত
আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি 11 জন মহিলা সাংসদকে এই সংসদ ভবনে পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে 3 জন মহিলা হচ্ছে এসসি এবং 3 জন হচ্ছে পুরুষ। আমি নিজে একজন এসসি মহিলা। এটা সম্ভব হয়েছে মমতাদির জন্য। অন্যদিকে বিজেপি মানে হচ্ছে জাতি উপজাতি জনজাতি বিদ্বেষী, বিজেপি মানে হচ্ছে নারী বিদ্বেষী। তার কারণ কিছুক্ষণ আগে একজন সতীর্থ এখানে বলে গেলেন, মা লক্ষ্মীর কথা বললেন, মা দুর্গার কথা বললেন, মা সরস্বতীর কথা বললেন, মা কালীর কথা বললেন, কিন্তু জয় শ্রীরাম করে সর্বত্র আওয়াজ তুললেন, কিন্তু মা সীতার কথাটাই বলতে ভুলে গেলেন। এইটা সবথেকে বড় লজ্জাই সংসদ ভবনে, অবাক লাগছে। তাই বলবো নারী শক্তির কথা ওনাদের মুখে মানায় না। আরেকটা আমরা কথা বলতে চাই যে যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা গড়বে বাংলা, মমতাদি গড়বে ফের আবার আমাদের মহিলাদের জন্য বাংলা। আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক sir for the opportunity. I rise to oppose and condemn the proposed 131st constitutional amendment. Sir, உங்கள் மூலமாக இந்த அவைக்கு சில சட்டங்களை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Prevention and Protection of Sexual Harassment of Women at Working Place Act 2013, Dowry Prohibition Act, Maternity Benefit Act, National Commission for Women 1920, Sati Abolition Act, தேவதாசி முறை ஒழிப்புகள் போன்ற இத்தனை சட்டங்களும் பெண்களின் உரிமையை பாதுகாப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டங்கள். இதில் ஏதாவது ஒரு சட்டமாவது 2014 நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். மத்திய அரசாங்கம் மோடி அரசாங்கம் 2014 இன்று வரையாவது ஒரு சட்டத்தையாவது பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக பெண்கள் உரிமைக்காக கொண்டு வரப்பட்டது என்று இந்த அவையில் யாராவது சொல்வீர்கள் என்றால் நான் இந்த அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன். அதே போன்று 2010ஆம் ஆண்டு இந்த அவையில் அன்னை சோனியா காந்தி அவர்கள் தலைமையில் விமன் ரிசர்வேஷன் பில் கொண்டு வரும்போது இந்த அவையில் எதிர் தரப்பில் அமர்ந்திருக்கின்ற அத்தனை பேருமே அந்த பெண்களுக்கான ரிசர்வேஷன் பில்லை தோற்கடித்தீர்கள், எதிர்த்தீர்கள். பெண்களுக்கான உரிமை கொடுக்கக்கூடாது என்பதை ஆணித்தரமாக ஒன்றாக நின்றீர்கள். ஆனால் இன்றைக்கு பெண்களுக்கான மசோதாவை கொண்டு வருகிறேன், பெண்களுக்கான ரிசர்வேஷனை கொண்டு வருகிறேன், சட்டமன்றங்களில் நாடாளுமன்றங்களில் பெண்களுக்கான இடங்களை ஒதுக்குகிறீர்கள் என்றீர்கள். அது எதற்காக இன்றைக்கு கொண்டு வருகிறீர்கள் என்றால் 5 மாநிலங்களில் தேர்தல் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. 5 மாநிலங்களும் நீங்கள் தோற்பது என்பது உறுதியாகிவிட்டது. நோட்டாவுக்கும் பிஜேபிக்கான சண்டை தான் இந்த 5 மாநிலம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது நோட்டா மட்டுமே வெற்றியை போகின்றது. சார் 1 மினிட் சார். இந்த சட்டத்தின் மூலமாக இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக தென் மாநிலங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படும். தென் மாநிலங்களுக்கு 63 65 சீட்டுகள் மட்டுமே கிடைக்கும். ஆனால் வட மாநிலங்களுக்கு 200 சீட்டுகளுக்கு மேலாக கிடைக்க இருக்கிறது. இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிப்பதோடு அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் சமமான பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கின்றது. நீங்கள் ஒவ்வொரு மாநிலங்களையும் ஒரு மாதிரி பார்ப்பது என்பது மிகவும் தவறானது. குறிப்பாக தமிழகம் மக்கள் தொகையை கண்ட்ரோல் செய்தோம், அதற்காக நீங்கள் எங்களை தண்டிக்கிறீர்கள். நாங்கள் ஜிடிபி அதிகமாக கொடுக்கின்றோம், அதற்காக நீங்கள் எங்களை தண்டிக்கிறீர்கள். இதெல்லாம் முற்றிலும் தவறானது. இந்திய தேசத்தின் மக்களுக்கானதான் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம். ஆனால் ஒரு தரப்பு மக்களுக்குமாகவே இருக்கின்றது. இந்த அமெண்ட்மெண்ட், இந்த மசோதா விமன் ரிசர்வேஷன் எஸ்டி தலித் பெண்களுக்காகவும் ஆதிவாசி பெண்களுக்காகவும் மைனாரிட்டி பெண்களுக்காகவும் ஓபிசி பெண்களுக்கான உள் ஒதுக்கீடு பற்றி எங்குமே கூறவே இல்லை. குறிப்பாக 2011ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் மூலமாக 15 வருடங்களுக்கு முன்பாக எடுத்த கணக்கெடுப்பின் மூலமாக நீங்கள் இந்த மசோதாவை திருத்துவீர்கள் என்றால் இது மிகவும் அப்பட்டமானது. இது மிகவும் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆர்டிகல் 82 வந்து நீங்க வயலேட் பண்றீங்க, மீறுகிறீர்கள். இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மீறுவது என்பது உங்களுக்கு கைவந்த கலை. ஏனென்றால் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதி உயரிய சிந்தனையோடு இந்த சபை சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும், மக்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும், இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் காக்கப்பட வேண்டும் எழுதிய இந்திய அரசியல் சட்டத்தை நீங்க தொடர்ச்சியாக அதை நீங்க டெமாலிஷன் செய்து கொண்டே வருகிறீர்கள். நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். அதே போன்று நமது ராஜீவ்காந்தி அவர்கள், பாரத ரத்னா ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் இந்த அவை கட்டாயமாக நினைவு கூற வேண்டும். இந்தியா முழுவதும் இருக்க பெண்கள் நினைவு கூற வேண்டும். 33% இடஒதுக்கீடு உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்து இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் 15 லட்சம் பெண்கள் வந்து பிரதிநிதிகள் உள்ளாட்சி துறையில் பிரதிநிதிகள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அது ராஜீவ்காந்தி அவர்களின் கனவு. தொடர்ச்சியாக காங்கிரஸ் பேரியக்கம், காங்கிரஸ் அரசாங்கம், காங்கிரஸ் அரசு பெண்களுக்கான
அரசியலில் அதிகாரம் கொடுக்க வேண்டும், அவர்களுக்கான பங்களிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று அதிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு தளங்களில் சட்டங்களை ஏற்றியிருக்கிறார்கள். உள்ளாட்சி துறைகளில் வாய்ப்பு அளித்திருக்கின்றார்கள். அதனால் பெண்களுக்கான இந்த ரிசர்வேஷன் நாங்கள் கட்டாயமாக வரவேற்கணும். ஆனால் டீலிமிட்டேஷன் என்ற பெயரில் நீங்கள் மாநிலங்களை வஞ்சிப்பதை நாங்கள் கடுமையாக வன்மையாக எதிர்க்கின்றோம். அனைத்து மாநிலங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை நீங்க தர வேண்டும். எல்லாருக்குமான அரசாங்கமாக, எல்லாருக்குமான அரசியலமைப்பு சட்டமாக இது இருக்க வேண்டும் என்று கோரி, கடைசியாக இந்த இந்தியாவில் இந்திய தேசத்தின் பிரதம மந்திரியாக அன்னை இந்திரா காந்தி இருந்திருக்கிறார்கள். குடியரசுத் தலைவராக பிரதிபா பட்டேல் இருந்திருக்கிறார்கள். இந்த அவையில் சபாநாயகராக மீரா குமாரி இருந்திருக்கிறார்கள். உச்ச நீதிமன்றத்தில் பாத்திமா பிவி நீதிபதியாக இருந்திருக்கின்றார்கள். பல்வேறு தளங்களில் பல்வேறு பதவிகளில் பெண்களை அமர வைத்து அலங்காரம் பார்த்தது இந்த காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம், காங்கிரஸ் அரசாங்கம். அது இன்று பெண்களின் ரிசர்வேஷன் பில்லை கட்டாயமாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம், அதற்காக சப்போர்ட் பண்றோம். ஆனா டீலிமிட்டேஷன் என்ற முறையில் மாநிலங்களுக்கு எதிராக நீங்க செயல்படுகின்ற கொள்கையை கைவிட வேண்டும். இல்லை என்றால் கட்டாயமாக இந்தியாவில் நீங்கள் துடைத்தெடுக்கப்படுவீர்கள். நன்றி, தேங்க்யூ. सदन के अंदर 56 महिला सदस्यों ने अपनी बात रखी और मुझे लगता है कि जो भी महिला सदस्य बोलना चाहती थी उन सबको अवसर दिया। कल रात को भी 1:25 तक सबको अवसर बोल दिया। सबके मत आए, सबके दृष्टिकोण आए, सबके विचार आए, सबके सुझाव आए, क्योंकि जब महत्वपूर्ण विधेयक होता है, संविधान संशोधन महत्वपूर्ण होता है, तो सबको मत विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। लेकिन कोई कहता है कि अवसर नहीं दिया, तो इसलिए नहीं दिया कि महिला विधेयक के इधर उधर बोलने का अवसर नहीं दिया। अब पुरुषों का मौका नहीं है, कोई महिला वो की तो मौका दिया जाएगा, पुरुषों का मौका नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मंत्रियों को भी मौका नहीं है। अब गृह मंत्री जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस विषय पर सरकार की ओर से मेरा पक्ष रखने का मुझे मौका दिया है। इसके साथ साथ मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस सदन के अभिभावक हैं। आपकी ही निसरा में सदन की कार्यवाही, सदन के नियम और संविधान के हिसाब से चलती है। ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पर आपने करीब करीब 130 सदस्यों को बोलने का मौका दिया है और ऐसे जैसे अभी आपने बताया, इसमें से 56 सदस्य महिलाएं हैं। वो एक प्रकार से बहुत बड़ा रिकॉर्ड शायद बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। संविधान संशोधन 33 का, लेकिन 75% को मौका दिया है। मान्यवर, इस चर्चा को अगर बारीकी से कोई शब्दों में ही सुनेगा तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है, इसका किसी ने विरोध नहीं किया है। सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में है। ये संविधान संशोधन जो आया है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर उसको बारीकी से देखें तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। और मान्यवर, कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा, कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इम्प्लीमेंटेशन के तरीके पर है।
परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। और मान्यवर, मैं ये बात को जब बोलता हूं तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस सदन को इस बात से मैं कन्विंस करूं कि तरीकों का विरोध नहीं है, बिल के तत्व का, महिलाओं के आरक्षण का विरोध है। मान्यवर, ये 3 विधेयकों में अरे धैर्य रखो भैया, धैर्य रखो, अखिलेश जी समझाओ जरा। मान्यवर, ये 3 बिलों में इसका उद्देश्य मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला उद्देश्य है सरकार का और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का कि महिला सशक्तिकरण करने वाले इस संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू कर 29 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया जाए। इसका दूसरा उद्देश्य है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, इस सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की नींव में जो हमारी संविधान सभा ने तय किया था, वो सिद्धांत के स्पिरिट को यहां पर लागू किया गया। मान्यवर, ये पूरे सदन में 543 सदस्य बैठते हैं। किसी की सीट में वोटर्स की संख्या 39 लाख है, किसी की 60,000 और ढेर सारी सीटें ऐसी हैं जो 70 के दशक में फ्रीज हो गए, तब से लेकर आज तक इतनी बड़ी हो गई है कि सांसद अपने मतदाता को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को वो कैसे संभाल पाए। मान्यवर, जो मतदाता है उसकी अपेक्षाएं होती है, उनकी समस्याएं होती है और समस्याओं के निराकरण के लिए वो सांसद के पास भी जाना चाहता है, मिलना भी चाहता है। क्या इस सदन में जो विरोध करते हैं उसमें से कोई मुझे समझा सकता है कि जिस सांसद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 39 लाख वोटर हो, वो किस प्रकार से अपनी सांसद की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा? और इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है और परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। मान्यवर, संतुलित, समावेशी और व्यवहारिक लोकतांत्रिक ढांचा ये तैयार करना, इसकी जिम्मेदारी संविधान ने सरकार जो अधिकार में होती है उसको दी। तो अभी ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दी गई है। उनको पसंद नहीं है, मगर ये तो देश की जनता निर्णय करती है। वो वंश परंपरागत नहीं होता है, वो लोग चुनकर भेजते हैं।
संघीय संतुलन बनाने रखना, लोकसभा में जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व आना और राज्यों की शक्तियों के बीच में भी संतुलन बनाना, ये परिसीमन के उद्देश्य संविधान सभा की चर्चा और हमारे संविधान में परिसीमन का जो जिक्र है उसमें कहे। इसके साथ साथ नए भूगोल, प्रशासनिक वास्तविकताओं और शहरीकरण और रोड, रास्ते, रेल से बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और नए जिले, ये सबका संज्ञान परिसीमन में लेना होता है, क्योंकि ये सारी चीजें सांसद को अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए बहुत जरूरी है। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 इसके अंदर ये सारे सिद्धांतों को समाहित किया गया है और उसी के निर्वहन के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ये संवैधानिक सुधार लेकर आई। महिला सशक्तिकरण, समान प्रतिनिधित्व और संतुलित संघीय ढांचे का निर्माण करने की जिम्मेदारी के निर्वहन से ही आए। मान्यवर, कई सारे सदस्यों ने अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की। उन्होंने ये कहा कि अभी क्यों लाए, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया उसमें जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा। अब ये पूछते हैं तो उस वक्त काफी सदस्यों ने पूछा है कि बिल लाते वक्त आपने ये जिक्र क्यों किया 26 के बाद की जनगणना। मान्यवर, हमने नहीं किया है। 71 में इनकी सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, तब इसको फ्रीज कर कर गई थी और वो फ्रीज के कारण हमें इसका जिक्र करना पड़ा। वो फ्रीज की हुई सीटों की संख्या उठाते हैं तभी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसलिए हम लेकर आए। और 71 से अब तक सीटों की संख्या फ्रीज रही और चलते 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 मैं कुछ सीटों का नाम बोलना चाहता हूं माननीय। मलकाजगिरी तेलंगाना 48 लाख संख्या मतदाताओं की, बेंगलुरु उत्तर 29 लाख संख्या, बेंगलुरु दक्षिण 29 लाख संख्या, गाजियाबाद जहां से कभी रक्षा मंत्री जी भी सांसद रहे 28 लाख संख्या, उत्तर पश्चिम दिल्ली 27 लाख संख्या। 127 सीटें ऐसी है मान्यवर जिसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर्स है, 20 लाख से ज्यादा। अब मुझे कोई बताए भला, जहां 48 लाख वोटर है वो सांसद कैसे 48 लाख मतदाताओं की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को मैच कर, इसकी पूर्ति अरे अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है यार, कहां केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो अभी, इसका समय आएगा। मान्यवर, इनकी बात कहने दो तो जरा स्तर मालूम पड़े। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े बता रहे हैं माननीय मंत्री जी, हम केवल ये जानना चाहते हैं किस सेंसस के आधार पर ये जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि जो गाजियाबाद का आंकड़ा बताया जा रहा है वो बहुत कम बताया जा रहा है। आज की परिस्थिति में हो सकता है वो दुगना हो। मैं यही कह रहा हूं, ये पुराना है, मैं यही कह रहा हूं, अगर डिलिमिटेशन करने दोगे तो नया आ जाएगा और एक की जगह दो सीटें बन जाएगी। मान्यवर, उनको ये भी पता नहीं है कि वो अपने स्टैंड के पक्ष में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या विपक्ष में दे रहे हैं। मान्यवर, 127 सीटें ऐसी है जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर। अब इसमें एक व्यक्ति
एक मत और एक मूल्य, इस सिद्धांत का पूर्णतया उल्लंघन होता है। कहीं पर तो 45 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है और कहीं पर 6 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है। तो मत का मूल्य जो एक होना चाहिए वो नहीं हुआ है मान्यवर। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि डिलिमिटेशन के लिए ये लोग सहयोग कर दे, हमें भरोसा करें और डिलिमिटेशन करने दे तो ये मूल्य एक समान हो जाए। मान्यवर, मैं इसके इतिहास में भी जाना चाहता हूं। सबसे पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दिया। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर। और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। मान्यवर, 2001 में 84वां संशोधन हुआ और 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। तो ये जो कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2026 कहां से आया, तो वो बताता हूं एक सेकंड। मान्यवर, ये कह रहे वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी बड़े विद्वान पुरुष थे, ये इनको जानते थे, तो इन्होंने प्रयास ही नहीं किया, बेचारे ने आगे बढ़ा दिया इंदिरा जी का। मगर हम तो समझते थे कि आप हमें सपोर्ट करोगे, तो हम तो बिल लेकर आ गए, अब आप गिराना चाहते हो भाई। तो वाजपेयी जी ये बात की कल्पना कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी को हम लोगों से वाजपेयी जी बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि 19 महीना जेल में रहे थे मान्यवर, वो बहुत अच्छे से पहचानते थे। और 84वां संशोधन इसने 26 तक फ्रीज कर दिया और 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक क्या रिकॉर्ड से हटाना है? प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज, अरे बैठ जाओ, मैं बता देता। तय करने दो, आप मत करें, प्लीज बैठिए। मैं इनकी इज्जत करते इसका सम्मान करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। अभी से लेकर अंत तक अगर फ्लो के कारण कोई असंसदीय शब्द निकल जाता है तो आप स्वयं इसको हटा देना, इनको बोलने का मौका मत देना। मान्यवर, 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 26 में ये सीमा समाप्त हो। अब 26 में सीमा समाप्त होने के बाद अगर डिलिमिटेशन करते हैं तो डिलिमिटेशन 29 के पहले समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि परिसीमन आयोग का एक नियम है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर पब्लिक हियरिंग देना होता है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का पब्लिक हियरिंग 26 के मध्य से लेकर 29 तक हो नहीं सकता और 27 तक जनगणना के आंकड़े नहीं आ सकते। तो स्वाभाविक है
अगर हम 29 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं, इस देश के 50% मतदाताओं को इस महान सदन में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी ही ये लाना पड़ेगा। ये जो पूछ रहे थे क्यों अभी आ रहा है, इसके लिए मैं पूरी बात समझा रहा हूं। वैसे मैं मानता हूं ये समझे हुए, मगर मान्यवर कहावत है ना, सोता है उसको जगा सकते हैं, जो जागता ही पड़ा हो उसको कोई उठा नहीं सकता। ये सब समझते हैं मगर एक भ्रांति खड़ी करना चाहते हैं। मान्यवर 76 में इस देश की आबादी थी 54.79 करोड़ और आज 140 करोड़। तो 54.79 करोड़ आबादी में जितने सांसद थे उतने ही 140 करोड़ की आबादी के बाद रखना, ये इनका मानना है। मान्यवर आर्ग्यूमेंट क्या दिए गए कि सबको बोलने का कम मिलेगा, 0 ओवर में मौका नहीं मिलेगा। मान्यवर सरकार का दायित्व है कि सदन के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार सदन के दिनों की संख्या भी बढ़ाएगी। और मान्यवर आप तो बड़े दयालु हो, रात को 12-12 बजे तक सबको 0 ओवर का मौका देते हैं। और एक तीसरा भी तरीका है साहब, तीसरा भी तरीका है कि अभी जो समय राहुल गांधी जी के अप्रोच के कारण जाया जाता है, वो राहुल जी भी बंद कर दे तो अपने आप बोलने का सबको टाइम मिल जाएगा। ये विरोध कर स्थगन करा कर जो समय बेकार कर देते हैं, वो अगर वो भी बंद कर दे तो कुछ सरकार बढ़ाएगी, कुछ राहुल जी बढ़ाएंगे और कुछ आप बढ़ा लोगे, तो समय की चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर परिसीमन आयोग वो एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार है हर मतदाता को अपना प्रतिनिधित्व समान रूप से प्राप्त करने का, और 120% की वृद्धि होने के बाद ये कभी हो नहीं सकता कि एक समान हो। मैं तमिलनाडु का ही उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर तमिलनाडु में 39 सीटें हैं अभी। अगर डीएमके का मानकर हम इसी 543 सीट में आरक्षण करते हैं तो 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी और 26 सीटें ओपन रहेगी। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर करते हैं तो तमिलनाडु की सीटें 6 कम हो जाएगी, परंतु हम वो नहीं कर रहे। हम 50% वृद्धि हर राज्य की कर रहे हैं, जिससे किसी का प्रोरेटा नहीं। तो अब क्या होगा, 59% सीटों में 20 सीटें बढ़ेगी और 39 सीटें महिला ओपन रहेगी और 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। मान्यवर अभी कहां समाप्त हुआ है भाई, आप भी राहुल जी की तरह मेरे बोलने का क्रम आप तय करो। नहीं तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं दूंगा ना, इससे भी अच्छी दरखास्त दूंगा, चिंता मत करो। और मान्यवर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि जनगणना क्यों समय पर नहीं हुई। मान्यवर सबको मालूम है कि 21 में जनगणना होनी थी और 21 में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, कोविड का संकट आया और कोविड के संकट के कारण जनगणना संभव नहीं हो पाई। कोविड का संकट समाप्त होने के बाद देश को काफी समय लगा इसमें से उभरने में, और जब
24 में जनगणना की शुरुआत हुई तब कुछ दलों ने उचित ही मांग करी कि भाई जाति के आधार पर जनगणना करनी चाहिए। सरकार ने अनेक दलों के साथ चर्चा की, अनेक जाति समूहों के साथ चर्चा की, कई सारे सामाजिक ग्रुपों के साथ चर्चा की, कुछ सरकारों से भी चर्चा करी, राज्य सरकारों से, और बाद में निर्णय करा 25 में कि हम जाति जनगणना कराएंगे। मान्यवर, और ये निर्णय होने के बाद अब जो जनगणना हो रही है उसमें जब व्यक्तियों की गणना होगी तब जाति का कॉलम आने वाला है और जाति की गणना भी होगी, ये सुनिश्चित है। मान्यवर, मैं पहले भी जो जनगणना हुई है कांग्रेस पार्टी के समय में, इसके भी प्रश्नोत्तरी को स्टडी किया हूं। जब बिल्डिंग की जनगणना होती है उस वक्त जाति जनगणना तो ये करते ही नहीं थे, परंतु धर्म भी नहीं पूछा जाता था और कुछ नहीं पूछा जाता था। मगर जब व्यक्ति की जनगणना होती है तब ये सारे सवाल आते हैं, कितना पढ़े लिखे हो, कब जन्म हुआ था, धर्म क्या है। अब यह भी पूछेंगे कि जाति क्या है। इसमें किसी को संशय करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ आपको पहचान कर कैबिनेट प्रस्ताव में जनगणना की जाति के साथ होगी वो प्रस्ताव पारित किया। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन रखने की। पीयूष भाई क्या अपेक्षा रख रहे हो? ये जाति जनगणना की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें उलझाना चाहते हैं। अब पीयूष भाई बेचारे भोले हैं, वो कहते हैं कि जाति जनगणना की घोषणा कर रहे, ताली बजाओ। हम कर रहे हैं तो ये ताली नहीं बजाएंगे। उनको जाति जनगणना से कोई लेन देन नहीं है, उनको यहाँ बैठने से लेन देन है जो नहीं होने वाला है भैया। अभी मान्यवर, मैं फिर से एक बार 140 करोड़ की जनता के मन में किसी की भी प्रकार का भ्रांति, कंफ्यूजन न हो, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जाति जनगणना का जो निर्णय किया है वो कैबिनेट प्रस्ताव में 26 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। और मान्यवर, अब ये बिल जब से आया है तब से विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाना शुरू की। सबसे पहली भ्रांति फैलाना शुरू की कि जाति जनगणना को टालने के लिए ये कर रहे हैं। जाति जनगणना को टालने के लिए हम ये संविधान संशोधन लेकर आए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं मान्यवर, 3 माह पहले जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल हम घोषित कर चुके हैं, टालने का सवाल ही नहीं है। जातिवार जनगणना की शुरुआत हो गई है, उसका पहला चरण जो है वो अभी चल रहा है। फिर आए कि दक्षिण को अन्याय हो जाएगा। कल मुझे थोड़ा भय लगा कि उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव एक रात के लिए भी दक्षिण के राज्यों में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए।
ये इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, जो भी सदस्य यहाँ शपथ लेता है वो भारत को अक्षुण्ण रखने की शपथ रहता है, पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, या नहीं बैठ पाओगे, नहीं हो पाए। देश के अंदर विभाजन कर कर कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। मान्यवर, बैठ जाओ। इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो? इतना गुस्सा मत खाओ प्लीज, प्लीज। इतना सदन में, मारन जी, सदन में इतना गुस्सा नहीं करते हैं, शांत। मान्यवर, मान्यवर, जोर से बोलने से, बोलना है आपको, मैं बैठ जाता हूं, बोलो चलो। नहीं, उनको बोलने दीजिए ना, प्लीज। नो नो, मान्यवर, 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 माननीय अध्यक्ष जी, झूठ को जोर से बोलने से सच नहीं होता, सच सच होता। मैं बड़ी शांति से समझा रहा हूं कि ये परिसीमन आयोग और संवैधानिक सुधार के लिए ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आज भी सभी लोग बोले हैं कि इससे दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व की दृष्टि से नुकसान होगा। मैं ये बात कर रहा हूं, वो हकीकत नहीं है। अब जब मैं हकीकत नहीं है कहता हूं तो कल मैंने डिटेल बताया था, मगर फिर भी भाषण पढ़े जाते हैं फ्यूचर में। ये नैरेटिव तोड़ने के लिए जरूरी है कि मैं एक लाइन में समझाऊंगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला, 4-5 राज्यों का जो काल्पनिक एक दक्षिण उत्तर करा है, इसके 5 राज्य है, उसकी 543 सीटों में अभी स्ट्रेंथ है 129। अब ये 129 जो स्ट्रेंथ है 543 के प्रतिशत निकालते हैं तो 23.76% होती है। अब 50% वृद्धि कर जब ये 5 राज्यों की सीटों का हम आवंटन करते हैं तो 129 से बढ़कर 195 होती है। 129 के बढ़कर सीटें 195 होगी, जिसका 816 में प्रतिशत भार निकालते हैं तो 23.87 आएगा। तो पहले 23.76 था और अब थोड़ा सा बढ़कर 23.87 होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी का नुकसान नहीं। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने मान्यवर, आप पारित कराने की सहमति दो, अभी पेश करा देंगे। हाँ,
1 घंटा रुक जाएंगे, चलो माननीय गृह मंत्री बता दो इनको, 1 घंटा रुक जाएंगे, कि तैयार है? 50% का बिल 1 घंटा रुक जाएंगे, पेश तैयार हो तो कर दें इनको। 1 सेकंड बैठ जाओ, बैठो। राजा जी एक मिनट मुझे सुनो, बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? चलिए सहमत हो, सदन में बात कर लेते, सहमत हो, अभी अमेंडमेंट लाएंगे, चलो सर शुरू करते हैं आगे। सर लास्ट मिनट, हाँ sir, last minute, yesterday onwards, when the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these 2 things, are you ready? अब बैठ जाओ, हो गए भाई, तेरा नेता बोल लिया। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 शार्प क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। मान्यवर साहब, मैं इनका जवाब देता हूं, इनको बिठा दीजिए थोड़ा माइक पे प्लीज। अखिलेश जी से पूछ लेना। मान्यवर, मुझे लगता है कि आपके नसीब में यश लिखा है, एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाँ जी, मैं तैयार हूं। एक सेकंड, अब नहीं होता भाई, बैठ जाओ, दूसरा भी बताता हूं। मान्यवर 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए, 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन 26 की जनगणना का, ये झांसे में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये इसके माध्यम से अगर बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। क्या कई बार है ना, सदन में भी फैसले हो जाते हैं, इसलिए सदन में फैसला कर लो। माइक ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है, अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। मान्यवर, इसलिए ऑफिशियल अमेंडमेंट मैं बाद में इसका जवाब देता हूं। मान्यवर, मैं इस देश की मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है, वो
एक बहुत सुहाना जाल है महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। इसलिए मान्यवर, ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए। 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर, मान्यवर, यहां पर तो शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। मान्यवर, यहां कुछ सदस्यों ने कुछ सदस्यों ने मैं बताता हूं भाई साहब। मान्यवर, यहां पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अरे आता हूं भाई, आता हूं। पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना। पहली बेंच पर बैठे देखो। मान्यवर, मैं यहां सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। मान्यवर, इसके दो कारण हैं। पप्पू सुन लिया ना? अब शांति रखो, ठंड रखो यार, चलो। मान्यवर, आरक्षण पाने की योग्यता पहला कारण है। आरक्षण पाने की योग्यता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कोई प्राप्त कर सके। ये संविधान की बात मैं कर रहा हूं। अगर आज कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है जिसको आरक्षण मिलता है, यहां नहीं मिलता है, और अगर वो मुस्लिम बन जाता है तो उसको आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण जन्म से ही मिलता है मान्यवर, किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया, इसलिए वहां पर उसको सील किया है। और दूसरा, ओवैसी जी ध्यान से सुनना, दूसरा अनुच्छेद 15(4) के अनुसार आरक्षण उन लोगों के है, उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पैदा हुए हैं। अनुच्छेद 16(4) इसके तहत आरक्षण पिछड़े वर्ग को, नागरिकों को दिया जाता है। अब संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मान्यता नहीं है। ये इंडी अलायंस वालों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की डिमांड खड़ी करना चाहते हैं और इस संविधान की बात करते हैं। कोई भी संविधान पढ़कर बता दे मुझे
संविधान के किस आर्टिकल से धर्म के आधार पर आप आरक्षण करोगे? कोई बता दे मुझे। एक भी आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं। मान्यवर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, दोनों का नीति स्पष्ट है। जो संविधान सम्मत नहीं है वो धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना भी देंगे, ना कभी किसी को देने देंगे। मान्यवर, अब मैं ओबीसी की बात करता हूं। सुनो ना, सीट बदल देनी पड़ेगी पप्पू जी। मान्यवर, इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का दोनों को काल पूरा नहीं कर दिया। 1957 में, ध्यान से सुनना, अखिलेश जी कहां बैठे हो आपको मालूम होना चाहिए। 1957 में काका साहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए जो ओबीसी को आरक्षण देते थे। उन्होंने काका साहब कालेलकर समिति के पूरे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 में, ये जवाहरलाल जी थे, 1980 में इंदिरा जी आई, मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब बीपी सिंह आए तब वो मंडल आयोग का इंप्लीमेंटेशन लेकर आए और उस वक्त मान्यवर विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे। तो नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव गांधी, उन्होंने यहां पर अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया, अपने जीवन का सबसे। और कांग्रेस ने 51 और 71 दोनों में जाति जनगणना का भी विरोध किया। मान्यवर, अब क्योंकि अब मेल नहीं खा रहा है, 15-20 बार चुनाव हार गए, तो अब ये ओबीसी के हितैषी बनने आए। मान्यवर, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। मान्यवर, इन्होंने काका साहेब कालेलकर समिति में विरोध किया। मंडल आयोग के रिपोर्ट को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाला और जब लागू होता था राजीव गांधी जी ने भी विरोध किया। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय में है, जो 40% होता है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी की सूचियों को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को देकर एम्पावरमेंट करा और 14 से 18 के बीच में 16 जातियों को ओबीसी जनजाति में क्या है। अरे मेरा हो जाने के बाद पूछिए ना। माननीय गृह मंत्री जी, क्या कह रहे हैं? बाद में you can ask later. मान्यवर,
मान्यवर, और जाति जनगणना चल रही है। जाति जनगणना का रिपोर्ट भी जाति के साथ ही आएगा। इस पर सदन विचार करेगा और जब विचार करेगा जो सामूहिक मन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके साथ आगे बढ़ेगी, इसमें किसी को संशय रखने। मान्यवर, उनके लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की जनता सर्वोपरि। राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व और इसकी भागीदारी का हित सबसे जरूरी है और संविधान को लागू करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और समान अवसर और न्याय की रक्षा ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। मान्यवर, इसलिए मैं इन लोगों को कहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को विशेष कर कि सिर्फ भाषण में नारे लगाने से इस देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा। 1947 से लेकर 2014 तक आप ओबीसी का विरोध करते रहे। जब ओबीसी के बगैर सत्ता नहीं मिलेगी इसका परिचय आ गया, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी बनाया, तब आप ओबीसी की माला जप रहे हो। मान्यवर, ये दिखावटी प्रेम जो है वो इस देश का पिछड़ा भी जानता है और पूरे देश की जनता भी जानती है और आज से देश की महिला भी जानेगी कि हमारा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना। मान्यवर, अब मैं महिला आरक्षण पर बताना चाहता हूं। सबसे पहले 1992 में श्री नरसिम्हा राव 72 और 73 का संविधान संशोधन लेकर आए और माताओं बहनों को 33% आरक्षण पंचायत में देने का एक स्तुत्य काम नरसिम्हा राव जी ने करा। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मगर कांग्रेस ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया कि वो हमारे प्रधानमंत्री। वहां तक मान्यवर संस्कार में किसी को जाने नहीं दिया था। इसके बाद 96 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने और 81वां संशोधन विधेयक सितंबर 1996 में यहां पर रखा गया। वहां कुछ पार्टियों ने विरोध किया, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मगर सब उछल पड़ेंगे और एक कमेटी बनी, गीता मुखर्जी कमेटी। वो गीता मुखर्जी कमेटी को ये विधेयक दे दिया गया और जो आज उनकी दरखास्त है कि समिति को दे दो, और गीता मुखर्जी समिति की रिपोर्ट आई, तब तक 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया और बिल लैप्स हो गया। फिर 98 में 84वां संशोधन आया। कुछ पार्टियों ने फिर से, पार्टियां बदली नहीं है, वही पार्टियां विरोध करती रही। वो विरोध किया, बिल को सदन में प्रस्तुत करने की जैसी स्थिति भी नहीं रही और 12वीं लोकसभा के विघटन पर वो बिल लैप्स हो गया। मान्यवर, 99 से 2003 में 85वां संविधान संशोधन विधेयक आया, फिर से उसी पार्टियों ने विरोध किया और बिल लैप्स हो गया। 8 से 14 में 108 का संविधान संशोधन विधेयक मनमोहन सिंह जी लेकर आए और राज्यसभा में प्रस्तुत किया। राज्यसभा में बिल पारित भी हुआ, मगर लोकसभा का दरवाजा कभी वो बिल ने देखा नहीं। और किसने विरोध किया? उसी लोगों ने विरोध किया। मान्यवर, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, भले माइक के बगैर बोले हैं, बीजेपी ने इस बिल का कभी विरोध नहीं किया। ये रिकॉर्ड में क्लियर करना चाहता हूं। मान्यवर, जब ये लोकसभा में आया तब सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों ने इसका विरोध किया। ये मानो अभी कांग्रेस पार्टी कर रही तो हम नहीं समझा सकते, मगर भला लल्लन सिंह जी कैसे विरोध करेंगे? ये तो हमारे साथ है।
ये तो बिल का समर्थन करेंगे। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के समर्थक पार्टियों ने मनमोहन सिंह सरकार का ये बिल का विरोध किया। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार के इशारे पर सरकार के हिस्सा बनी हुई पार्टियों ने लोकसभा में ये बिल को पेश नहीं किया। और 2023 में मोदी जी जानबूझकर 2023 में विधेयक लाए। उनको मालूम था कि 24 में चुनाव है, कितनी भी मनसा हो कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सर्वानुमत से यही सदन जब नवाब बना, सबसे पहला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो और राज्यसभा में भी होगा। तो मान्यवर, हम तो मानते थे कि अब हो गया, मगर जब इम्प्लीमेंटेशन कराने में आए तो किंतु परंतु मगर अगर ये सारी चीजें छोड़कर आज फिर से विरोध कर रहे हैं। 5वीं बार इंडिया अलायंस की पार्टियां विरोध कर रही है। मान्यवर, ये देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी। जब ये चुनाव में जाएंगे, महिलाओं का आक्रोश उनको सामना करना पड़ेगा और रास्ता नहीं मिलेगा। मान्यवर, ये बदलाव की जरूरत क्या है? पहली लोकसभा में 22 महिला सदस्य चुनकर आए, छठी में 19 आए, 8वीं में 44 आए, 14वीं में 51 आए, 17वीं में रिकॉर्ड 78 महिला सदस्य चुनकर आए और 18वीं में 75 महिला सदस्य चुनकर आए। मान्यवर, ये आंकड़े जो है वो हमारी माताओं बहनों की राजनीति में हिस्सेदारी लेने की उत्सुकता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर महिला सांसदों ने, आपने कई बार मौका भी दिया, आज भी दिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिल के विषय पर बोलकर, जो विषय पर चर्चा हो इस पर बोलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मान्यवर, हमने लेटर एंड स्पिरिट में ये महिला आरक्षण का, विमेन लेड डेवलपमेंट का हमने अनुसरण किया है। प्रधानमंत्री जी के पहले मंत्रिमंडल में 10 महिलाएं थी और ये कह रहे थे अखिलेश जी कि आपने सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री दिया है। हमारे यहाँ सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, वसुंधरा राजे जी राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री बनी, आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली मुख्यमंत्री। मान्यवर, एक बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये सब जगह भाजपा की महिला नेत्रियां पहली, हाँ अभी है, मगर ये तो पहली बार बनी। ये पहली बार बनी, इसका मतलब क्या है? 70 साल में कांग्रेस ने कभी उन राज्यों में महिला मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी, इसलिए हमारा नंबर लगा है। और आज भी रेखा गुप्ता जी पहली मुख्यमंत्री नहीं है, तीसरी मुख्यमंत्री के। अरे मैं बोल रहा हूं भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं। अरे सुनो भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं, तीसरी मुख्यमंत्री है। और मान्यवर, हमने इस देश की पहली आदिवासी महिला को द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू बना दिया। मान्यवर, हमने 3 दशकों से जो बिल चर्चा में आता था और नूरा कुश्ती वाले प्यार और अभाव से रिजेक्ट हो जाता था, हम इसको लेकर आए। मगर मुझे दुख है कि पहले भी जिस बिल को जिन्होंने पारित नहीं करने दिया, वो ही आज इसका किंतु परंतु अगर मगर से विरोध करने के लिए खड़े हो गए। मान्यवर, आज 14 लाख महिलाएं अब तक जनप्रतिनिधि के रूप में देश में पंचायत में काम कर चुकी है। मान्यवर,
अरे ज्योतिमणि जी मार्क कट जाएंगे, नरसिम्हा राव जी लाए थे, टिकट कट जाएगी, नरसिम्हा राव का नाम बोलो दूंगा। मान्यवर, इस 11 साल में सिर्फ महिला प्रतिनिधित्व की बात नहीं, इस देश की माताओं बहनों का, मातृशक्ति का, महिलाओं का जीवन सुचारू रूप से चले, इसलिए ये 11 साल में 15 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचा है। मान्यवर, नल से पानी पहुंचता है तो सबसे ज्यादा फायदा माताओं बहनों को। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला दिया गया, 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, 7 करोड़ 26 लाख सुरक्षित मातृत्व दिया गया, 52 करोड़ पीएम मुद्रा योजना की महिला साहसिक बनाई गई, 4 करोड़ में से 75% माताओं बहनों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मान्यवर, जेंडर बजटिंग में 97,000 करोड़ का बजट था, नरसिम्हा राव जी ने, निर्मला जी 5 लाख करोड़ का बजट इस देश की महिलाओं के लिए। मान्यवर, हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उनका संबल बनाने, उनके प्रतिनिधित्व देने के लिए और विधायी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े, हम करेंगे, लड़ेंगे और महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। मान्यवर, आज मुझे एक पत्रकार का फोन आया कि भाई कल की स्पष्टता के बाद विरोध का तो कोई कारण ही नहीं बनता है, क्यों विरोध करें? मैंने बोला भाई ये रॉन्ग नंबर है, आपको राहुल जी को पूछना चाहिए, मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई? मगर उसने कहा आपको क्या लगता है? मैं कोई ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया, राम मंदिर बनाया, विरोध किया, सीए लाए, विरोध किया, ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया, जीएसटी लाए, विरोध किया, आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया, नया संसद भवन बनाया, विरोध किया, मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया, सीडीएस बनाया, विरोध किया, 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया, नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया, आतंकवाद को सख्ते में डाला, विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक विरोध किया, एयर स्ट्राइक विरोध किया, ऑपरेशन सिंदूर विरोध किया। मान्यवर, इन्होंने अच्छे बुरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इसका विरोध करने का ठान लिया। मुझे तो था आज देश की माताओं बहनों के लिए, मान्यवर, मुझे था देश की माताओं बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है, ये विरोध आज नहीं होगा, मगर आज भी विरोध करें। मान्यवर, मैं बिल के नारेबाजी मत करिए प्लीज प्लीज। समझदारों को इशारे में कहा जाता है। मान्यवर, बिल के ये कन्विंसिंग कर रहे हैं। सुरेश जी, अरे यार छोड़ो, सुरेश जी,
कन्विंसिंग मत करो, वोट डरने वाला है। मान्यवर, कन्विंसिंग मत ये जो बिल मेरे साथी अर्जुन मेघवाल जी लेकर आए हैं, इसमें अनुच्छेद 81/1 में संशोधन प्रस्तावित है। इससे 550 से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 850 तक की जाएगी। मान्यवर, अनुच्छेद 81(2)(b) उसको भी कोई बदलाव के बगैर हम कह रहे हैं, इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। अनुच्छेद 81(3) में जनसंख्या को नवीन जनगणना के अनुसार परिभाषित करने का जो है, उसमें हम प्रोविजो क्लॉज लगाते हैं और इसको समाप्त करते हैं। इसके साथ 170A जो राज्य विधानसभाओं की न्यूनतम और अधिकतम सीटों को निर्धारित करता है, उसको जस का तस रखते हैं। 170(2) समानता के सिद्धांत राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो है, इसके अंदर हम बदलाव करते हैं और ये सारे बदलावों का मूल उद्देश्य है कि 50% सीटें हर विधानमंडल और संसद में बढ़ाकर माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मान्यवर, मैं अभी बताया कि 2023 में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ है, मगर आज किंतु परंतु अगर मगर से कांग्रेस पार्टी पीछे हो रही है। मान्यवर, इसके मुझे दो ही कारण दिख रहे हैं कि ये बिल नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं। अगर ये महिला आरक्षण होता है तो देश की माताओं बहनों में मोदी जी को यश मिला। मान्यवर, मोदी जी ने बड़ा हृदय कर एडवर्टाइज देकर उनको यश देने का कह दिया, फिर भी ये नहीं मानते हैं। मान्यवर, उनको लगता है कि महिलाएं ज्यादा मोदी जी को वोट देती है, उनको क्यों भला रिजर्वेशन दे। तो मैं बताता हूं कि आप रोक नहीं। आज ये 23 में इस सदन में से देश की महिलाओं को जो वादा किया था 23 में 33% आरक्षण का, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेंबर, पूरे सदन ने वादा किया था, इससे पीछे हट रहे। मान्यवर, ये पहली बार नहीं हुआ, ये साहबानों में भी पीछे हट गए, ट्रिपल तलाक में भी पीछे हट गए, और अब तक जितनी बार महिला आरक्षण आया वो पीछे हटे। मान्यवर, मैं अभी भी, हमारे नेता ने तो कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज से वोट करिए। ये अंतरात्मा की आवाज का नारा नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, इंदिरा गांधी जी का है। मगर मोदी जी को थोड़ा समझ फेर हो गया। उस वक्त विरोध पक्ष में अटल जी, अडवाणी जी थे। यहाँ आत्मा ही नदारद है, अंतरात्मा कहां से लाना। मान्यवर, ये रूथलेस पॉलिटिक्स करते। महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, इसका यश किसको मिलेगा? इसके लिए आप महिलाओं का आरक्षण हटका रहे हो। चुनाव में जहां जहां जाओगे, इस देश की महिलाओं का